जितने भी लग्जरी ब्रांड के ओनर हैं वो ना इंडिया में लोगों को डिजाइन ही नहीं कराते, ब्रांडिंग कराते नहीं, वो बाहर से कराते हैं। यार इंडिया में इतना काम है ना, देखो मेरी बात मत ये करो, डेटा पे बिलीव करो। टैलेंट बहुत है, लोगों को खुल के काम ही नहीं करने दिया जा रहा। अगर ऐसा होता है कि तुम्हारे में 5 करोड़ 5 लाख व्यू आते तो तुम्हारे 5 लाख कस्टमर भी आते ना, नहीं आते, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास में। सब अपने नाम के आगे डिजाइनर लिखते हैं, लेकिन आता किसी कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग प्रोसेस ही गलत करते हैं। टूल सीख के चले जाते, बोलते हैं मैं डिजाइनर हूँ। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग इतना ही अच्छा फील्ड होता तो आज व्यूज के लिए पागल तो नहीं होता। डिजाइनर लोग व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हैं, है ना। कमेंट ऑन दिस, आई विल डू दिस। मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, गारंटी। किसी भी कंपनी का कोई भी कोर्स अगर मेरे फ्री कंटेंट से ही टकरा दे, भाई मेरा फ्री कंटेंट उससे बेकार निकला, तो मैं यूट्यूब पे कभी वीडियो ही नहीं बनाऊँ। Alright, Raji sir, welcome to the Spell Out session with Sahil Gujral, and we are honored to invite you as a guest, and thank you so much for coming. Thank you Sahil. So लाइफ कैसी चल रही है लाइक आपकी, एंड मेरी आपसे अभी ऑफ कैमरा भी बहुत सारी बातें हुई हैं, हम उस पर भी आएंगे फॉर श्योर, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि लाइक राजीव मेहता जो ऑनलाइन लोग जानते हैं उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने कहीं ना कहीं सारी चीजों से स्टार्ट किया। जैसे आपने एक पॉइंटर बोला था अभी ऑफ कैमरा कि 13 इयर्स हो गए हैं आपको इस इंडस्ट्री में, राइट। तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ, एंड ऑफ कोर्स मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो हर एक पर्सन ने आपका कंटेंट फॉर श्योर कंज्यूम किया ही होगा, जो भी क्रिएटिव या फिर इंडस्ट्री से हैं, उन्होंने हर एक पर्सन ने आपका कंटेंट कभी ना कभी कंज्यूम किया है, हेल्प ली है। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को पहुँचे कि हाँ, जब 13 इयर्स बैक जब ऐसा जो अभी अपॉर्चुनिटीज़ है जब नहीं भी थी, तब आपने ये फील्ड चूज करी एंड इसमें इतना लाइक लेवल पर आपने ग्रो किया है। कैसे कैसे कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी? मैंने जब स्टार्ट किया था डिजिटल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में या फिर सोशल मीडिया डिज़ाइन में, तो उस समय क्या था कि आपका ना डिज़ाइनिंग नाम से ना सिर्फ प्रिंट का काम होता था, राइट। ग्राफिक डिज़ाइन में सोशल मीडिया का भी था ही नहीं। तो 2006-07 में जब फेसबुक का ज़्यादा स्टार्ट होने लगा कम्युनिटी पेज में, तो मुझे एक आइडिया क्लिक हुआ कि कल को ये चीज़ बड़ी बन सकती है ना। अभी तो डिजिटली इतना ज़्यादा कोई डिज़ाइन होता नहीं है। डिजिटल के नाम पर ई बुक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ PDF होता था, वो भी कभी कभी, है ना। सारा प्रिंट डिज़ाइनिंग मतलब प्रिंट का काम। तो मुझे उस समय क्लिक हुआ कि हाँ, ये सारी चीज़ें हो सकती है, और उसी टाइम पर मैंने अपने नाम के आगे ना सोशल मीडिया ऐड कर दिया। भाई ग्राफिक डिज़ाइन नहीं, सोशल मीडिया उसके अंदर ऐड कर दिया। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था, और आज के डेट में आप देख रहे हो, मतलब सोशल मीडिया ने तो प्रिंट को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है। बिल्कुल। हाँ, तो लाइक डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में आपके सामने आया है, एंड आपने वो वाला टाइम भी चेकआउट किया है कि जब प्रिंट मीडिया था और अब वाला टाइम। हाँ। तो है बहुत बड़ा माइंडसेट में चेंज आया है लोगों के। देखो लोगों के माइंडसेट में चेंज नहीं आता ना। लोग क्या होता है, कस्टमर होता है, कस्टमर जो चीज़ देखेंगे आपको उसी मीडिया में दिखाना होता है ना। जाहिर सा बात है कि भाई पहले टीवी पे देखते थे तो लोग टीवी पे दिखाते थे, उससे पहले आपके जो कस्टमर थे रेडियो पे सुनते थे तो उसको रेडियो पे सुनाते थे, फिर फेसबुक पे देखने लगा तो फेसबुक पे दिखाने लग गए, फिर यूट्यूब पे देखने लगा तो यूट्यूब पे दिखाने लगे। ऐसे मीडियम चेंज होता रहता है, कम्युनिकेशन तो सेम ही है। जहाँ पे कस्टमर जो चीज़ जहाँ देखना चाहेंगे आपको वहाँ जाना पड़ेगा, जाहिर सा बात है। सो आपको लगता है कि लाइक जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं एंड जितने भी लाइक अभी अपकमिंग स्टार्टअप्स और अपकमिंग बिजनेसेस हैं, उनको भी क्रिएटिव्स में और ब्रांडिंग में फोकस करना चाहिए स्टार्टिंग लेवल्स? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है, वो लोग बोलते हैं कि इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे, पहले हम बिजनेस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, ऑपरेशंस बना लेते हैं, ये सब चीज़ें। तो आपको लगता है कि फर्स्ट लाइक क्रिएटिव्स और इन सब चीज़ों की स्टार्टिंग एक स्मॉल बिजनेस ओनर कैसे स्टार्ट करता है? देखो आज के डेट में क्या है ना कि अभी एक इंडिया के अंदर ना एक आपका वेव भी आया है कि भाई आप मेड इन इंडिया वाली चीज़ें लोग पसंद कर रहे हैं, देसी चीज़ों का ट्रेंड बढ़ा है कि हाँ मुझे देसी चीज़ें खानी है। लेकिन जब बात देसी की आती है ना, तो देसी में अभी जितने भी लोकल ब्रांड है, जो आपने लोकल बिजनेसेस की बात करी, वो बेसिकली ब्रांडिंग में ही मात खा रहे हैं, है ना। मतलब अगर सब कुछ उनका क्वालिटी, सब कुछ का क्वालिटी अच्छा होता है ना, मस्त होता है, मतलब उसका जो भी वो चीज़ बनाते हैं क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त होता है। लेकिन जब बात आती है ब्रांडिंग की, तो लोगों देख के ही लग जाता है यार ये तो घटिया है ना। पहला जैसे आप लोगो देखोगे ना कि गुप्ता एंड सन्स, ये एंड सन्स, मेहता एंड सन्स, तो मतलब बेकार सा आ जाएगा मेहता कंपनी। ये पूरी लाला वाली कंपनी लगती है ना, जिससे लोग आपका ना वो ब्रांड वाला ट्रस्ट जनरेट नहीं होता। लेकिन अब ये चेंज हो रहा है, और अगर आपने ब्रांडिंग सही कर दी लोकल बिजनेस की, लोकल चीज़ के, तो वो फिर बहुत तगड़ा बूम करेगा, क्योंकि सब कुछ में वो ऑलरेडी अच्छा है, बस ब्रांडिंग
पार्ट से वो खत्म हो रहा है। इसीलिए मैंने एक नया सीरीज भी अपना स्टार्ट किया है, डिजिटली कैसे लोकल बिजनेस को ऊपर लेके आ जाए। तो उसका फर्स्ट एपिसोड आया है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन जो आपने मुझे बताया कि हाँ कि आपका लोकल बिजनेसेस को ब्रांडिंग पे फोकस करना चाहिए, तो अब उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है। पहले ये माइंडसेट नहीं था, पहले तो उन्होंने भाई 2 लाख लगाया 4 लाख कमाने का होता था। लेकिन अब उसको पता है कि अगर मैंने 2 लाख लगाए 4 लाख कमाने वाला अगर माइंडसेट से थोड़ा हटता हूँ और मैं 2 लाख लगा के 50,000 और लगाता हूँ तो शायद मैं 20 लाख कमा सकता हूँ। तो वो चीजें चेंज हो रहा है ना, वो चीजें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। लाइक पहले मार्केट के जो ट्रेंड्स थे वो ऑनलाइन इतने नहीं थे, अब ऑनलाइन मोस्ट प्रोबेबली आ चुके हैं सारी चीजें। हाँ मतलब सिंपल है ना, मैंने बताया ना कि जैसे पहले का जो लोकल बिजनेस है उनका ना बहुत ही फिक्स माइंडसेट था पहले कि भाई मैंने बिजनेस में 2 लाख लगाए, मुझे को 4 लाख कमाने हैं बस। लेकिन अभी के लोग क्या हो रहे हैं, जो नए लोग घुस रहे हैं, उनको लग रहा है भाई 2 लाख तो मैंने लगा दिए, अगर 50,000 और मैं लगा दूंगा तो 4 लाख की जगह मैं 10 लाख कमा सकता है ना। तो अब चीजें समझ में आ रही है कि भाई 2 लाख मैंने अपने बिजनेस को ठीक करने में लगाया और 50,000 मैंने उसका ब्रांडिंग करने में लगा दिया, तो हो सकता है कि मैं 4 लाख से जगह में 10 लाख कमा लूँ। तो अब समझ आ रहा है, लोगों को चेंज हो रहा है। सो मेनली अगर हम लोग देखें तो स्मॉल बिजनेस ओनर्स को आप स्टेप्स क्या दोगे कि डिजिटल ब्रांडिंग की कैसे कैसे वो लोग क्या क्या चीज़ों पर ध्यान दें स्टार्टिंग से ही? ठीक है, देखो अगर हम स्मॉल बिजनेसेस की बात करें तो देखो ये बहुत बड़ा वर्ड है स्मॉल बिजनेस ना। सुनने में हमें लगता है कि छोटा वर्ड है स्मॉल बिजनेस, छोटा बिजनेस होगा, लोकल बिजनेस होगा। लेकिन फैक्ट क्या है, अगर थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो और जिसको आप स्मॉल बिजनेसेस बोल रहे हो उनका प्रॉफिट जाके देखो, टर्नओवर कितना करते हो लोग, है ना। और जिसको आप फेमस बिजनेस बोल रहे हो ना उसका आप जाके देखो, वो सब घाटे, जो जितने फेमस है ना वो सब घाटे में चल रहे हैं। लेकिन जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, है ना, जो छोटे बिजनेसेस है ना, जिसको लघु उद्योग भी बोलते हैं, वो सब फायदे में चल रहे हैं, है ना। अब वो इतने फायदे में है कि इंडिया में तो वो अपना सामान बेचते हैं, इंडिया से बाहर भी वो भेजते हैं। राइट, एक्सपोर्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, है ना, सब कुछ अच्छा। उन्हीं लोगों की वजह से इंडिया चीजें बाहर जाती है ना। तो स्मॉल बिजनेसेस ही आज की डेट में बड़ा हो रहा है। और मुझे लगता है कि और बीच में गवर्नमेंट की भी बहुत सारे पॉलिसीज आती हैं, योजना आते हैं, स्कीम आते हैं, जो स्मॉल उसको गवर्नमेंट को एक्चुअली पता है कि मुझे कहाँ पैसा लगाना चाहिए और कहाँ दिमाग लगाना चाहिए, है ना। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जितने भी बड़े स्टार्टअप है, उसमें से 100 में से 80 तो घाटे में जा रहा है। राइट, सारे बैंक के पैसे लेके उड़ा रहे हैं, इन्वेस्टर के पैसे लेके फूक रहे हैं, है ना। इन्वेस्टर से पैसे ले लिया, अलग ही ऐड बना रहे हैं, अलग ही चीज बना रहे हैं, अलग ही ग्राफिक बना रहे हैं। 2 लोग जो होते हैं 100 लोग हायर करके बैठे हैं, है ना। 2 ग्राफिक की टीम में उसको 4 लोग चाहिए, 50 लोग लेके बैठे हैं। छोटा सा कैबिन चाहिए, 3 फ्लोर का पूरा बिल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। तो जितने भी ये जो स्टार्टअप में जो कुछ एक ट्रेंड आया था ना, वो सबने यही किया है, सबने यही किया कि सबने बैंक का पैसा खुल के उड़ाया है, सबने इन्वेस्टर का पैसा दबा के उड़ाया है। लेकिन प्रॉफिट में कौन है? छोटे बिजनेस है, जिन्होंने अपने दम पे, क्वालिटी के दम पे काम किया है ना। और गवर्नमेंट को भी ये बात पता है कि हमें कहाँ चीज़ें लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज आते हैं, प्लान आते हैं कि हमें इनको आगे लेके जाना चाहिए। और मेरा भी एम यही है ना। भाई तुम किसी फेमस ब्रांड है, मान लो कि पेप्सी का लोगो को आपने रीडिजाइन कर दिया, नया ब्रांड कर दिया, क्या फायदा होने वाला उसको? कुछ होगा? और पेप्सी यहाँ का ब्रांड भी नहीं है, हमारा ब्रांड भी नहीं है, वो बाहर का है। तो अगर आपको सच में ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छे हो, उनको पावर दिखाना है, तो लोकल बिजनेसेस को आइडिया दो ना कि भाई इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो। और ये रीडिजाइन कोई फायदे काम नहीं होता, उनको आइडिया दो क्या ऐसे चल सकते हो। सच में आपको अगर व्यू चाहिए, रील चाहिए, तो रील कुछ ऐसा रील बनाओ जिसमें सच में लोगों को फायदा हो। क्योंकि लोकल बिजनेसेस की प्रॉब्लम यही है, उनको सब कुछ आता है, उनको अच्छा अपना प्रोडक्ट बनाना आता है, उनको डिलीवर कैसे करना है वो आता है, ऑर्डर को फुलफिल कैसे करना है ये आता है। उसको ब्रांडिंग ही नहीं आती, उनको डिजाइनिंग ही नहीं आती, उनको समझ नहीं आता ये क्या होता है। उनको अगर जिनको समझ नहीं आता तो वो चीज़ उनकी वैल्यू नहीं करते। तो अगर सच में अगर आपको वो करना है तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए मैंने ये डिजिटल ब्रांडिंग का भी एपिसोड स्टार्ट किया है कि मुझे लोकल बिजनेसेस को ना उस लेवल पे लेके जाना है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे वो चीजें दिखें। लाइक और इंटरनेशनली जाने के लिए आपकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज इंटरनेशनली चीजें चलती हैं और जो दिखता है वो वहां पर भी एक्चुअली में बिकता है। वही आप देखो ना, कोविड से पहले, है ना, जब कोविड आने से पहले अगर छोटे बिजनेसेस किसको बोलते थे हम, स्मॉल बिजनेसेस में अगर आप चीज़ों के ऊपर जब आप देखोगे, रिसर्च करोगे, तो जो टॉयज होते थे ना, बच्चों के टॉयज या बाकी सारी चीज़ें सारा चाइना से लोग लेके आते थे और वहाँ से सामान लेके आते थे, यहाँ बिजनेस स्टार्ट करते थे और अपने आप को रजिस्टर करते थे कि मैं स्मॉल बिजनेस हूँ, है ना। तो इसका कोई सेंस नहीं था ना, है ना। इसका कोई सेंस ही नहीं है कि भाई आप तो सामान बाहर से लेके आते हो,
है ना, वहाँ पे पैसा दे के आए, फिर अब इंडिया से इंडिया का पैसा बाहर भेज दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन इंडिया में भी बहुत सारे टॉयज़ के बिजनेसेस थे जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन उन तक किसी का पहुँच ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था। हाँ। क्योंकि हम जब हमें जब कोई बिजनेस पहले स्टार्ट करना होता था तो हम अलीबाबा जाते थे, राइट, वहाँ देखते थे भाई मस्त क्या फोटोग्राफी है, क्या चीज़ लग रहा है देखने में, जूते भी मस्त लग रहे हैं, साला हर चीज़ मस्त लग रहा है, कोई भी चीज़ खरीदते थे मस्त लग रहा है, अब उसको मंगाते थे, होता था वही चाइनीज। तो बेसिकली ये सब मंगाने के चक्कर में अब हमने मंगा तो लिया है, 1,00,000-1,50,000 पीस मंगा तो लिया, अब उसको बेचना ही तो है ही, हमें तो इंडियन लोगों को ही बेचना पड़ता था, चीप देते थे, इस चक्कर में इंडिया का पैसा बाहर चला गया। लेकिन हमारे ग्राउंड लेवल पर जो प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं उनका कोई फायदा नहीं, उनको कोई ऊपर लेके नहीं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता। एक तो वो चीज़ों की वैल्यू नहीं करते, कि फोटोग्राफी को वो लोग कुछ समझते नहीं है अभी, क्योंकि उनको नहीं समझने के पीछे भी उनकी कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं इसलिए नहीं समझते। भाई अगर आपकी सब कुछ सही चल रही होती है तो आप एक्स्ट्रा हाथ पर क्यों मारोगे, राइट, जाहिर सा बात है ना। अब छोटे बिजनेस का टर्नओवर जाके देखो यार, वो जो टैक्स फाइल करते हैं अपना ईयरली, वो देखो इन लोगों से बहुत आगे, वो 1,000 करोड़ 1,500 करोड़ का तो इम्पोर्ट ही कर देते, मतलब एक्सपोर्ट ही कर देते इंडिया से बाहर सामान। तो इसीलिए जब उन लोगों का काम सही चल रहा तो वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते चीज़ों के ऊपर। लेकिन एज ए ग्राफिक डिजाइनर हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है, क्योंकि अब क्या है ना, गवर्नमेंट बहुत और इंडिया का जो माइंडसेट बनाया कि हमें बाहर से नहीं करना, हमें इंडिया के प्रोडक्ट उठा के ही उसको ब्रांड बना के अपने इंडिया में बेचना है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो करने के लिए जो हमारा काम ब्रांडिंग, वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप लोगो भी ऐसा बनाओ जो आपका ना ग्लोबल वाइब दे, है ना। ये नहीं कि आपने लोगो ही ऐसा बना दिया कि पता नहीं क्या उड़ रहा है, क्या हो रहा है, कोई लोग फिर से चीज़ें वहीं पहुंच गई, है ना। संस्कृत में कहावत है ना, पुनः मूसक भवा, तो वही वाली बात है कि भाई फिर से वो घुमा के वही आ गई, है ना। आप लगा कि यार मैं ना ये यार आपने कहीं पे गए, विजिट किया, कोई चीज़ आपको बहुत अच्छा लगा और आपको लगा कि यार इसको जब मैं बेचूंगा ना अपने साइट पे या अपने इंस्टाग्राम पे तो ये मस्त बिकेगा। आपने उस प्रोडक्ट को वहाँ से उससे खरीदा, और खरीदने के बाद में आपने फिर से वही कर दिया, लोगो उसका वैसा ही बना दिया, जो कि वो एकदम घटिया वाइब दे रहा है। तो जो लोग आपके कस्टमर थे जिनको सच में ये चीज़ अच्छा लग सकता था, वो लेंगे ही नहीं आपसे, बोला यार क्या घटिया लगे। लोगों देख के समझ आ जाएगा प्रोडक्ट कितना घटिया है, लेकिन प्रोडक्ट एक्चुअली अच्छा होता है। तो ये चीज़ चेंज हो रही है, मजा आ रहा है देख के, चेंज हो रहा है। लाइक इंडिया में ही बहुत काम है, बाहर जाकर एकदम से कि मतलब ये भी एक मिथ है ना कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स बहुत पैसा देते हैं, उन तक रीच का मतलब आपका एक कंक्लूजन अगर मैं इस टॉपिक का निकालूं कि एक्चुअली में इंडिया में बहुत काम है, बस आपको रीच करनी है वहाँ तक। इंडिया में इतना काम है ना, देखो मेरी बात मत ये करो, डेटा पे बिलीव करो, राइट। डेटा पे जितना मतलब देखो, एप्पल सबसे बड़ी कंपनी फ़ोन में, देखो उसका सबसे ज़्यादा फ़ोन का सेल किस देश में है? इंडिया निकलेगा, तीसरे चौथे पे आएगा, हो सकता है पहले भी आए, मुझे ही नहीं पता इसके बारे में। जितनी भी बड़ी कंपनी है ना, वो सबका रेवेन्यू इंडिया से ही, सबसे ज़्यादा इंडिया से ही जाता है। फेसबुक का ऐड बहुत अच्छी, फेसबुक का, क्योंकि इंडिया में इतनी आबादी है, इतने लोग हैं, और ये नहीं कि सारे लोग, सब लोग यूजर्स हैं उनके ना, तो सब लोग चीज़ें नया चीज़, और क्योंकि हम ना ग्रोइंग कंट्री है, तो ग्रो हो रहा है तो चीज़ें भी चेंज हो रही है। और तो अगर देखा जाए तो इमोशनल भी है, अगर अटैच हो जाते हैं तो उस प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म यूज करते भी हैं। हाँ, मतलब क्योंकि हमारे यार देखो ये बात लोगों को भी पता है, राइट, है ना, सबको पता है ये बात ना कि चीज़ें कैसे होती है। तो अच्छा, एक बहुत बड़ा मिथ यहाँ पे चल रहा है, बहुत बड़ा ये चीज़ चल रही है। कुछ मुझे पहले लगता था कि भाई इंडियन कस्टमर को अगर अट्रैक्ट करना है आपको, तो प्राइस जितना कम रखोगे कस्टमर उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, या फिर क्वालिटी चाहे कितना अच्छा हो, प्राइस अगर ज़्यादा है तो लोग आपसे नहीं खरीदेंगे, है ना। वो कहीं ना कहीं फैक्ट है। लेकिन उसका भी जो एक अलग क्लास का ऑडियंस है ना, एक लेवल अप का ऑडियंस है, वो ना ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि लोगो कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, फोटोग्राफी कैसा किया गया है इस चीज़ का, है ना, तब जाके वो चीज़ें खरीदते हैं, है ना। तो ये दोनों कहीं ना कहीं सही भी है, कहीं ना कहीं गलत भी है। अगर आप कुछ लग्जरी ब्रांड ही आपको इंडिया में बनाना है तो उस लेवल पे आपको ब्रांडिंग भी करनी पड़ेगी ना। लेकिन होता क्या है कि आपको थॉट तो होता है बहुत ही लग्जरी करने का, है ना, करने का, और जो उसका जो ब्रांडिंग का आउटपुट निकल के आता है वो फिर से वही पुनः मूसक भवा वाली आती है। तो वो चीज़ें दिक्कत हो रही है। लेकिन अब ये चेंज हो रहा है। तो होता क्या है कि जितने भी लग्जरी ब्रांड के ओनर हैं वो ना इंडिया में लोगों को डिज़ाइन ही नहीं कराते, ब्रांडिंग कराते ही नहीं, वो बाहर से कराते हैं। वो फील लेके आने के लिए, वो सारी वाइब लेके आने के लिए। लेकिन अब 2024 में ये चीज़ चेंज हो रहा है। अब क्या है कि अब डिज़ाइनर को ना समझ में आ रहा है कि मॉडर्निज्म क्या होता है और कैसे हम वो वाइब लेके आ सकते हैं ब्रांड में। तो अब ये देख के अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी समझ नहीं आ रहा, और जिनको समझ नहीं आ रहा वही सारा मार्केट को होल्ड करके बैठे हैं। दिक्कत ये है।
अच्छा, लाइक जिनको समझ नहीं आ रहा वो मार्केट को होल्ड कर बैठे हैं। हाँ, क्योंकि जितने भी आप देखो, अगर आप फ्रीलांसर हो तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो ना, कि भाई आपको, आपका माइंड आपको क्लाइंट नहीं चलाता है ना, आप अपने माइंड से काम करते हो, आपको जो चीज़ अच्छा लगता है देते हो, अच्छा नहीं लगता नहीं देते हो, है ना। और मान लो कि क्लाइंट के लिए भी काम करते हो तो फिर भी आप अपने लिए 2-3 ऑप्शन बना के रखते हो, एक लेवल अप जाते हो, क्लाइंट को जो चाहिए आपने दे दिया उनके हिसाब से। लेकिन जो जितने भी बड़े एजेंसीज हैं, है ना, बड़े भी है कुछ छोटे भी है, अब क्या आप मान लो कि मुझे एक ब्रांड स्टार्ट करना है और मुझे बढ़िया काम चाहिए, तो फ्रीलांसर से मैं डरता हूँ। क्यों डरता हूँ? क्योंकि वो लोग टाइम पे वो डिलीवरी नहीं देते, पहली बात, है ना। और अगर मेरे पास अच्छा बजट होता है तो मैं एजेंसी के पास जाता हूँ, ठीक है। अब ये जो एजेंसी वाला पंगा है ना, एजेंसी में क्या होता है, जो बंदा मेन होता है, जो बिजनेस लेके आता है, वो काम थोड़ी नहीं करता है। बिजनेस वाला तो बिजनेस लेके आता है, वो बड़ी गाड़ियों में जाता है, कोट पैंट में इंग्लिश बोल के आ जाता है, और उनको देख के क्लाइंट को लगता है यार क्या सही है, लगता है ये मुझे वो काम लेके दे देगा, ठीक है। लेकिन जब वो, उनकी टीम तो वही है ना, उनकी टीम तो फिर से वही आ गई, उन्होंने पूरा सब चीजें ना वो कर रखा है अपना ना, सब मैंने होल्ड कर रखा है, तुम ये नहीं करोगे, तुम अपने हिसाब से घुमाती है चीजें, तो जल्दी डिलीवरी देने के लिए, हाँ, बहुत सारी चीजें, पैसे कमाने के लिए, बहुत सारी चीजें करने के लिए, तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं करने देते अपनी टीम को। जो उनके डिजाइनर टीम है उनको एक्सपेरिमेंट नहीं कर, वो लोग भी वो मतलब तंग आगे बोला जो चाहिए वो ले लो, है ना। तो एक बंदा ही चीजों को ना चला रहा है, जैसे बात है। और जो उनकी कंपनी में जो सीनियर लोग हैं, जो बहुत साल से उनके साथ में काम कर रहे हैं, वो भी दिक्कत करते हैं। उनका माइंड सेटअप ऐसा बन गया है कि वो कुछ नया ट्राई ही नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि मैं ही सही हूँ, जो मैंने डिजाइन 5-10 साल पहले करता था आज भी वही सही है। और इस चक्कर में क्या होता है कि हार वार के लोग पागल वागल हो गए ना, कि भाई तुमने मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला, तो फिर वो इंडिया से बाहर डिज़ाइन कराने भी चले जाते हैं, है ना, जाहिर सी बात है। लेकिन बाहर के लोग भी इंडिया में डिज़ाइन कराने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सपेरिमेंट करके और अच्छा काम करते हैं। पहला रीजन तो वही है, और आपने बोला था ना इंडिया से बाहर लोग आते हैं। और सेकंड रीजन यहाँ पे ये है कि आपका इंडिया में लोग सस्ता में भी अफोर्डेबल भी पड़ता है बाहर के लोगों को, तो इसलिए भी याद लेके आते हैं। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अभी बताता हूँ। जस्ट मेरे फ़ोन पे बात हो रही थी, मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छी कंपनी चलाता है, टर्नओवर अच्छा खासा है, उनको एक पैकेजिंग बनाना है, उसने 3 एजेंसी हायर किया हुआ है। एक पैकेजिंग के लिए 3 एजेंसी, और तीनों एजेंसी ने जो उसको डिजाइन अब अच्छा खासा पैसा वो दे रहे हैं उसके ऊपर। और उनको जो पैकेजिंग जो उनको लेके आया है इतना घटिया है, मैंने देखते बोल दिया कि ये बेकार है, घटिया है, और वो करे बहुत पैसा ले रहा है हमसे। तो सोचो कि भाई जब और उस बंदे का एम भी यही है कि जो अपना जो चीज़ जो सामान बेच रहा है वो इंडिया से बाहर भी उसको बेचे। और उन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट भी किया इंडिया से बाहर, है ना। वो अगर वो सुन रहे हो तो उनको समझ में आ जाएगा मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब उनको पैकेजिंग ऐसा चाहिए कि इंडिया से बाहर की जो मार्केट है उसमें भी वो अपील करे, है ना। जब यूएसए किसी स्टोर में उसका प्रोडक्ट पड़ा रहे तो लगे कि हाँ भाई ये इंटरनेशनल फील आए। अब वो फील यहाँ पे लोग देख ही नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि यहाँ कर नहीं सकते, इंडिया में क्रिएटिव लोग बहुत है, टैलेंट है, हाँ, लेकिन लोगों ने वही मैंने बोला ना होल्ड किया। आधा से ज़्यादा लोग तो जो सीनियर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो चीज़ों को ना 15-20 उनको लगता है बूढ़े होने के बाद वो बहुत एक्सपीरियंस हो गए, वो लोग बैठे हुए हैं। और दूसरे कि भाई वो जो एजेंसी वाले उनको लगता है कि वही सही है। तो वही मैंने बोला कि टैलेंट बहुत है, लोगों को खुल के काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। मतलब अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं कर रहे हैं डे बाय डे कि क्या ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। जैसे 10 साल पहले कुछ और था, आज भी वो उसी पे टिके हुए हैं, अब वो उस चीज से अपग्रेड नहीं हो रहे हैं। क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना। जैसे हम और आप बात करते हैं कि भाई 10 साल पहले का ये ट्रेंड था, क्योंकि हम देखते हैं ना, राइट। आप ऑफिस में क्योंकि हमें ये काम पसंद है, ना, हम पूरी दिन रात हम ये काम कर सकते हैं, बिना खाए बिना सोचे बिना कुछ किए हुए हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन जिनको पसंद ही नहीं है, जिनको ये चीज़ पसंद ही नहीं है, वो तो 9 to 5 जॉब करेंगे और 6 बजे के बाद कुछ और करेंगे। वो तो कंप्यूटर खोलना भी नहीं चाहेंगे, वो अपने डिज़ाइन देखना भी नहीं चाहेंगे, बोले भाई मेरी पर्सनल लाइफ है। लेकिन हम लोग क्या है यार, हम लोग कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। रात को 3 बजे भी कोई आइडिया आ रहा था, मैं 3 बजे भी कंप्यूटर बैठ के वो काम करने लग जाते हैं। और यही अपनी लाइफ है, पर्सनल जो भी सब यही है। तो इसलिए हमें पता होता है कि क्या मार्केट में क्या चेंज आ रहा है, क्या ट्रेंड। एक्चुअली में इसे ही कहते हैं कि काम से प्यार करना। बाकी तो सब मतलब बोल देते हैं कि हाँ मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, बट आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि 9 से 5 के बाद भी अगर आप लैपटॉप खोल के उस चीज पर काम कर रहे हो तो वो असली प्यार है, अगर देखा जाए। हाँ, वही कि अपने काम से प्यार है। हाँ, वो असली प्यार नहीं, वो आप दिखाने के लिए नहीं कर रहे, वो अपने आप होता है, वो मतलब मैं क्या इंटरनल फीलिंग है। हाँ, अपने आप ही आ जाएगा, पुश नहीं करना पड़ेगा। हाँ, जैसे खाना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, वैसे डिजाइन करना हम लोग के लिए उतना जरूरी है। क्योंकि नहीं करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि हम लाइफ में बहुत पीछे चले गए। अगर मैं 2 दिन कंप्यूटर नहीं ओपन नहीं करता, कुछ नया नहीं बनाता, तो ऐसा लगता है कि यार मैं बरगद का पेड़ हो गया हूँ पुराना, जो अब कितने सालों से एक ही जगह खड़ा है, ऐसा फील आता है मुझे।
लेकिन अच्छा मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात एक बताता हूँ। कल मेरी बहुत ही बड़े बंदे से बात हो रही थी जो कि एक बहुत बड़ी एजेंसी चलाता है ना, वो और पूरा वो गवर्नमेंट से भी कनेक्टेड है, बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड है। तो मेरा जो नया वीडियो आया है ये डिजिटल ब्रांडिंग के ऊपर, मैंने उनको दिखाया कि मैंने दिखाया कि देखो सर ये मैंने बनाया है, तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। उसने बोला कि यार ये होता है ग्राफिक डिज़ाइन। लेकिन लोग कुछ ऐसे लोग डिज़ाइनिंग फील्ड में आ गए हैं जिन्होंने डिज़ाइनिंग फील्ड को ही ख़राब कर दिया है ना। फिर मैंने उनके बात को समझा, वो सही बोल रहे थे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग यार ये कोई सॉफ्टवेयर में बैठ के टेक्स्ट और इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना नहीं है, वो समझ के चीज़ों को वो करना है। लेकिन ये चीज़ें आप सबको नहीं पता है ना। आप खुद बताओ, आपकी भी अगर एजेंसी है या चलाते हो, एक अच्छा डिज़ाइनर हायर करने में कितना टाइम लगता है आपको? सर ऑनेस्टली अगर पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम लास्ट 1.5 महीने से रेगुलर बेसिस पर इंटरव्यूज कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली में जो हम लोगों को काम जिस टाइप का चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मतलब सब पूरे इंडस्ट्री की यही प्रॉब्लम है, पूरे, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, कोई सब अपने नाम के आगे डिज़ाइनर लिखते हैं, लेकिन आता किसी कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग प्रोसेस से गलत करते हैं। टूल सीख के चले जाते, बोलते हैं मैं डिज़ाइनर हूँ, है ना। तो उसने जब बताया कि भाई डिज़ाइनिंग फील्ड में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो डिज़ाइनिंग बर्बाद कर दिया है, लेकिन नहीं तो ये तो बहुत ही कूल फील्ड था, राइट। ये कूल फील्ड है, क्रिएटिव फील्ड है बहुत। लाइक आप अपने पूरे माइंड से प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को बैठकर बनाते हैं, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो आप थॉट ला रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वही। और इसके पीछे क्या होता है ना, जो लोग क्रिएटिव होते हैं एक्चुअली, जिन लोगों को डिज़ाइन करना पसंद है ना, तो मुझे अंदर से लगता है यार मैं ना डिज़ाइन कर सकता हूँ, मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स कैलकुलेटेड रिस्क ही हमें लाइफ में लेना होता है, क्योंकि हम ऐसे नहीं कि सब कुछ छोड़ चाहे हम यही इस फील्ड में आ जाए। तो हम ना लीडर्स को फॉलो करते हैं कि भाई मार्केट में कौन कौन है, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं कौन बंदा डिज़ाइन कर रहा है। उनको देख के और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं लोग, मेरे पास फ़ोन कॉल आते हैं, उसको जब देखते हैं तो वो बोलते हैं यार क्या ये, मतलब मेरे को तो अब तो बिल्कुल नहीं जाना इस फील्ड में, क्योंकि अब ये समझ आ रहा है ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनके फॉलोअर्स भी अच्छे होते हैं। जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर फेसबुक इंस्टाग्राम सब बात करते हैं, उनके फॉलोअर्स भी अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन तब भी नॉर्मल जनता जो एक्चुअली IQ जिनका अच्छा होता है, समझ सकते, वो ना उनको देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं। पता है क्यों? आप सोचो क्यों हो जाते होंगे, लाइक क्यों हो जाते हैं मेनली, मगर देखा जाए तो कि वो बता कुछ रहे हैं और उस टाइप का काम नहीं कर रहे हैं। जस्ट आप सोचो, आपको डिज़ाइनिंग फील्ड में आना है, क्यों आना है? क्योंकि आप अपनी लाइफ सही करना चाहते हो ना, आप अर्न सही करना चाहते हो, सब सही करना चाहते हो। आप किसी को अपना रोल मॉडल मानते हो कि यार मुझे इसके जैसा बनना है डिज़ाइनिंग फील्ड में, क्योंकि अच्छा अर्न कर रहा है। फिर जब आप उनको फॉलो करते हो तब पता चलता है कि वो सामने वाला बंदा व्यूज़ के लिए तो भीख मांगने को तैयार है, उनका फोकस ही शिफ्ट हो गया है। अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग इतना ही अच्छा फील्ड होता तो आज व्यूज़ के लिए पागल तो नहीं होता, है ना। तो जस्ट देखो ना आप कि क्या कर रहे हैं लोग, डिज़ाइनर लोग व्यूज़ के लिए कुछ भी कर रहे हैं, है ना। कमेंट ऑन दिस आई विल डू दिस, है ना, कमेंट ऑन दिस आई विल सेंड दिस। अरे भाई तुमको किसी को प्रीसेट देना ही है तो नीचे कमेंट करवाना जरूरी है। अगर तुमको सच में किसी को हेल्प करना है तो ऐसे दे दो ना प्रीसेट, अगर इसने मेरे को इस पे कमेंट किया इस रील पे तो मैं उसको फ्री में ये दे दूंगा। तो लोग, जनता बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है कि ये सब ना व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, और व्यूज़ के लिए क्यों करना है? क्योंकि उनको पैसा कमाना है। इसका मतलब पीछे पैसा नहीं कमा रहा है, इसीलिए यहाँ से पैसा कमाना चाहता है। तो सिंपल है कि अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में इतना ही पैसा होता तो ये ऑनलाइन आगे भीख क्यों मांगता, है ना। तो इस देख के लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं ना। अगर डिज़ाइन में बहुत ही पैसा होता तो जॉब कर रहा होता, उसका बहुत सारे क्लाइंट होते, अपने क्लाइंटेल दिखाते, क्लाइंट के वर्क दिखाते। ये तो नहीं करते कि भाई मैं ये देखो मैं ये कर रहा हूँ, अगर तुम इसके ऊपर कमेंट कर दोगे तो मैं ये कर दूंगा, इसके ऊपर ये कर दोगे तो मैं ये दे दूंगा। तो उस देख के लोग डिमोटिवेट होते हैं, उनको रियल डिज़ाइन के बारे में पता ही नहीं होता। रियल डिज़ाइन में ब्रांडिंग क्या होता है, एक ब्रांड को एक रियल ऑडियंस तक पहुँचने कितना ज़्यादा जरूरी होता है, कैसे, ये सब कोई बात नहीं कर रहा। तो ये दाम जब वो देख के ना वो चीज़ें डिमोटिवेट, लाइक एंगेजमेंट के लिए वो एक्चुअल नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनको व्यूज के लिए कुछ भी डाल रहे हैं, वो 10 साल पुराना कंटेंट नया बना के डाल रहे हैं। रीपर्पस क्या है, मतलब व्यूज के लिए, व्यूज के लिए, है ना। इस ब्रांड ने लोगो चेंज कर दिया, उसके बाद 10 वीडियो बना दी, है ना। तो सामने वाले ने चलो एक वीडियो मुझे देख लिया, समझ में आएगा, उसके बाद 10, तो मुझे पता चल जाता, नॉर्मल जनता को ना पता चल जाता ये बंदा व्यूज के लिए कर रहा है, पता चल जाता। मार्केट समझदार हो गई है ऑलमोस्ट, अब सबको पता चल जाता है कि अब क्या हो रहा है मेरे साथ। सबको पता है कि ये लोग व्यूज के लिए कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, सबको पता है। और व्यूज क्यों करते हैं? पैसे के लिए करते हैं ना। तो मान लो कि यार आपको अगर डिजाइनिंग करना है और डिजाइन से अगर पैसे कमाते हो तो उससे रिलेटेड चीजें बताओगे ना, कि देखो भाई मेरे पास ये क्लाइंट है, मैंने इसके लिए ये किया, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। या फिर आप बिल्कुल ही शिफ्ट कर दोगे चीज को, डिजाइनर अपने आप को बोलोगे ग्राफिक में काम करता हूँ, ब्रांडिंग करता हूँ, और करोगे कुछ और, है ना। व्यूज के लिए पागल होगे, भिखमंगे बनोगे ऑनलाइन आके,
है ना भाई, इस पे अगर इस पे ना 150 कमेंट आएगा तो मैं ये फ्री में दे दूंगा। ये तो भीख मांगना हुआ ना, जाहिर सी बात है। अगर देखा जाए कि आपने एक पॉइंट बोला कि अगर आपको एक्चुअली में नॉलेज है उस चीज की तो आप उस चीज से कमाओ ना, और आप उस चीज से रिलेटेड वैल्यूएबल कंटेंट डालो। हाँ, कि आपको लगता है यार सिंपल से होता है, हम स्टार्टिंग से यही होता आ रहा है ना। अगर आप गुफा वाले जब हम केव में रहते थे ना, तब यही होता था। उसी चीज का ना एक उस जो गुफा के जो लोग होते थे, जो ग्रुप होते थे, उसका ना एक लीडर होता था कि उन देख लिया भाई यहाँ पे सारे के सारे ना रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो एक बंदा बाहर जाता था और अलग जगह ढूंढ के आता था कि भाई अब यहाँ से वहाँ चलो, वहाँ पे जाके वहाँ पे बहुत सारी मतलब रिसोर्सेज है ना। तो इस फील्ड में भी है ना, कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बता दो, गाइड करते हैं कि भाई मेरे का 20 साल का एक्सपीरियंस है, अब तुम ये करोगे तो अच्छा होगा, है ना, क्योंकि वो नई चीज उनको बताते हैं। अब ये नहीं कि मेरे को बस लीडर बनने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, है ना, वही सेम पुराने चीज को मैं दोबारा दोहराता रहूंगा, तो वो चीजें वर्क नहीं करते ना, वर्क नहीं करते। हाँ, तो अगर आपको सच में लीडर बनना है तो आप लोगों को सही गाइड करो, गाइडेंस दो, है ना, कि अब एक्चुअल नॉलेज दो, अगर सही से गाइड करो ना। अगर तुमको सच में लगता है कि हाँ मेरे पास कुछ ऐसी फाइल है जो मुझे उसको देना है, तो या तो उसको पेड कर दो कि भाई तुम इतने पैसे लो और मुझे दे दो, या तो तुम उसको फ्री में दे दो। ये बीच वाला वो ऐसे दिखा के भाई शेर को मांस दिखा के उसके पीछे में दौड़ाओ, जाहिर सी बात है। मतलब समझ मैं क्या बात कर रहा हूँ ना, कि मुझे कोई चीज देना होगा तो मैं बोल दूंगा भाई पेड है, लेना हो लो, बजट है लो, नहीं लेना मत लो, तो उनको सामने क्लियर है कि उनको लेना है या नहीं। उससे फिल्टर आउट भी हो जाते हैं कि हाँ ये सही में सीखना चाह रहे हैं तभी वो पे कर रहे हैं। हाँ, या तो फिर उसको मत दो, बोलो कि मैं नहीं दूंगा, मेरे पास है मैं नहीं दूंगा, ठीक है। ये तो बहुत बेकार है ना कि इसके ऊपर ये कर दोगे तो मैं तुमको ये दे दूंगा। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है ना, व्यूज लाने वाली बात है, अपने आप को वो एंगेजमेंट बढ़ाने वाली बात है, एल्गोरिथम बीट कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। हाँ, लेकिन क्यों, किसके लिए बीट कर रहा है? अगर तुम काम करने आए, अगर तुम डिजाइनर हो तो डिजाइन करो ना, तुमको क्या करना है व्यूज लेके, है ना। अगर ऐसा होता कि तुम्हारे में 5 लाख व्यू आते तो तुम्हारे 5 लाख कस्टमर भी आते ना, नहीं आते कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास में। ऐसे सबको पता है कि ये डिजाइनिंग इसका शिफ्ट हो गया, अब तो कुछ और ही कर रहा है। तो अगर आप, कहने का मतलब ये है कि हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, जस्ट मैं बता रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोशल मीडिया यूज भी करते हो तो ऐसे कंटेंट बनाओ जो आपको दिखाए कि आप डिजाइनर हो, है ना। मतलब आप देखा जाए तो अपनी एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो आप ऑनलाइन। हाँ, कस्टमर क्लाइंट से कनेक्ट होने की कोशिश करो, कस्टमर से कनेक्ट होने की कोशिश करो, या फिर अपने जो आपको फॉलो करते हो उनके लिए ऐसी कोई चीजें बनाओ जिससे आप उनको मोटिवेशन हो लाइफ में कि यार मुझे ना इनके जैसा बनना है और ये लेवल अचीव करना है। ये नहीं कि अगर सामने, अब देखो ना गलत मैसेज आता है ना कि मैं फॉर देखो मैं अगर रील पे ज्यादा चीज पोस्ट नहीं करता, मैं भी चाहूँ बना सकता हूँ, मेरे को क्या एक बंदा मेरा जो एडिटर उसको बोलना है कि भाई रील बना लो, 10 रील डाल दो, मैं नहीं डालता, क्योंकि उसके पीछे फिर मेरे ऑडियंस का माइंडसेट में क्या जाएगा, ये बंदा व्यूज के लिए कर रहा है। तो मैं सोचा, जस्ट पता नहीं आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। और मैंने देखा भी है कि आप फ्रीक्वेंट पोस्टिंग नहीं करते हो। जब एक्चुअली में किसी चीज पर आपने कुछ अपडेट किया है या फिर आपने कुछ और नॉलेज ग्रैब करी है तो आप वैल्यू एडिशन करने के लिए अपनी वीडियोस को डालते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज पता होना चाहिए उनको, जो मेरे फॉलोअर्स है या जो मेरे कम्युनिटी है, उनको पता होना चाहिए कि ये चीज आया है ना, वो चीज पता होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब मैं कुछ भी कर लूँ व्यूज के लिए, मैं डरा रहा हूँ, भाई खत्म हो गया डिजाइनिंग, खत्म, ये कर दिया, डार्क साइड ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, दिस इज स्कैरी, ये सब मैं पोस्ट नहीं करता कि क्यों करूं, ये जायज बात है, मैं व्यूज के लिए तो नहीं कर रहा हूं ना। अब ये तो लोगों को डराने वाली बात होगी कि भाई मुझे देख के बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ गए, डिजाइनिंग की फील्ड में आ गए, बहुत लोग आए हैं, और मेरे पास फोन कॉल पे आता है, मैसेज पे आता है कि भाई आपको कहने से मैं आ रहा हूं, और सब अच्छा कर रहा है। तो मैं अब जो मेरा जो यूट्यूब पे आना या डिजाइन सिखाना, ये मेरे से भी बड़ा बन चुका है कि अगर मैं अभी बैकआउट करता हूँ या अभी मैं सेल्फिश हो जाता हूँ तो बहुत लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी, है ना, जैसा बात। लेकिन मुझे एक्चुअली अपना घर भी चलाना है, तो कुछ चीज़ मैं पेड रखता हूँ, बाकी चीज़ें फ्री में देता हूँ। जो मैं फ्री में देता हूँ वो मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, गारंटी। किसी भी कंपनी का कोई भी कोर्स अगर मेरे फ्री कंटेंट से ही टकरा दे कि भाई मेरा फ्री कंटेंट उससे बेकार निकला, तो मैं यूट्यूब पे कभी वीडियो ही नहीं बनाऊंगा, गारंटी। इसलिए क्योंकि मैं फ्री कंटेंट भी वैसा देता हूँ जो लोग, मतलब वो सिर्फ फ्री कहने के लिए होता है, वो होता है एक्चुअली में वैल्यूएबल ही है उस टाइप का कि हाँ सिर्फ व्यूज के लिए नहीं है ये फ्री कि ज्यादा व्यूज आ जाएंगे, फ्री कंटेंट दिया है, वो एक्चुअली में उतनी वर्थ रखता है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक बंदे का ना पॉडकास्ट के लिए वो आया था, बहुत ही सही बात बता रहा हूँ। तो वो बंदा भी ना स्ट्रगल कर रहा था, उसके चैनल पे अचानक से व्यूज डाउन हो गए थे, ये वो चीज़ चली गई थी, करता कुछ नहीं था वो। तो उसने मेरे को अप्रोच किया, देख लिया वो कहीं पर रील
चीज़ें। तो मेरे को अप्रोच किया और बोल रहा है कि सर मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करना है। तो मैंने बोला कि भाई, मैंने पूछा कि क्यों करना है पॉडकास्ट, है ना, आप क्या करते हो? तो मैं ना वो बहुत ही डिफरेंट फील्ड से था, इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड से था। तो मैंने बोला क्यों करना है आपको पॉडकास्ट मेरे साथ, मतलब हमारा और आपका फील्ड तो बहुत ही अलग है। कर नहीं, मैं यही बताना चाहता हूँ ना कि फ्रीलांसिंग में कितना पैसा है, लोग कैसे अर्न कर सकते हैं। मैंने बोला भाई क्या मैं तो फ्रीलांसिंग कभी प्रमोट ही नहीं करता। मैं तो कभी ये नहीं बोला कि तुम फ्रीलांसिंग करो, मैं हमेशा बोलता हूँ पहले जॉब करो तब करो। तो बोला अच्छा ऐसा है, तो मैं बोला हाँ ऐसे ही है ना। तो और मैं बोलो आप क्यों करना चाहते हो ये बताओ। तो अगर मैं लोगों की हेल्प करना चाहिए, मैं हमेशा से हेल्प करने के लिए, मैं बोला लोगों की हेल्प, आप खुद की हेल्प कर रहे हो। आपका चैनल डाउन जा रहा है, आप सोच रहे हो कि मेरा व्यूज बढ़ जाए, है ना। इसलिए अगर सच में लोगों की हेल्प करना है तो जो चीज़ किसी की वैल्यू ऐड करो। और जब आप वैल्यू ऐड करने के लिए जाते हो तो आप जैसे सोचो यार साहिल, तुम खुद सोचो, अगर आपको किसी की हेल्प करनी है, ठीक है, तो आप 100 लोगों की हेल्प होगी तब खुश होगे, या एक बंदे की भी हेल्प हो जाएगी तो खुश होगे? ये बताओ। एक बंदे की भी हेल्प हो जाएगी तो खुश होगे। तो इससे घंटा फर्क पड़ता है कि तुम्हारे वीडियो पे कितना व्यू आता है। अगर 10 व्यू भी आता है, 10 लोगों की हेल्प हो रही है, तो तुमको तो खुश होना चाहिए। मतलब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर आप हेल्प करने आए हो तो, है ना। कि अगर एक्चुअली में हेल्प करने आए, एक बंदे की भी जिंदगी में कुछ भी वैल्यू ऐड हो गई तो ऑटोमेटिकली मेरा जो मेन एम था वो कंप्लीट हो गया। जाहिर सी बात, ये तो बेसिक लॉजिक है, नहीं तो बेवकूफ भी बता देगा, है ना। तो मैं ना करता यही हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक ना वीडियो बनाई थी, ये जो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग जो वर्ड है वो मैंने ही दिया है लोगों को, इससे पहले नहीं था। ये मेरा ही मतलब इन्वेंट किया गया वर्ड है। तो मैंने एक वीडियो बनाई कि भाई ध्रुव राठी जैसे या फिर इस टाइप के वीडियो एडिट कैसे करें। उस वीडियो में बहुत व्यू आ गए, 7-8 लाख व्यू आ गए, जो कि मेरे चैनल पर इतना व्यू कभी जाता नहीं था। तो मुझे लगा अगर मैं कोई और होता तो उसी से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट बना देता। भाई इस पे व्यू आ रहा है, मैं नहीं बनाया, वो लास्ट था, उसके बाद मैंने बनाया नहीं उसके ऊपर। उसके बाद उसके एड ऑन्स किए चीज़ें कि एक दो ये चीज़ें, उसके बाद एड ऑन किया। मैं वो टॉपिक ही वहाँ बंद कर दिया, खत्म ही कर दिया मैंने वो टॉपिक। कह रहा क्योंकि मैं जो चीज़ एक बार बना दिया, लोगों की हेल्प हो गई, अब बार बार वही चीज़ दिखाए क्या फ़ायदा, है ना। इसका मतलब मैं फिर से मैं व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, नाम के लिए कर रहा हूँ। तो जाहिर सा बात, जब मैंने यूट्यूब भी ज्वाइन किया था ना, तब मैंने यही सोच के ज्वाइन किया था कि भाई 10 लोगों की भी हेल्प हो रही है ना, हेल्प हो रही है ना, तो होनी चाहिए। मतलब मुझे जरूरी नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा व्यू चाहिए, बहुत ज़्यादा ये चाहिए, बस ठीक है हो रहा है, खुद को खुशी मिलना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ें हो रही है। अगर आप सच में, मैंने सही बता रहा हूँ कि अगर आप सच में 10 लोग की आप हेल्प करते हो ना, 10 व्यू भी आते हैं ना, तब भी आपकी लाइफ सही चलेगी, है ना। और अगर आपके वीडियो पे मिलियन से व्यूज आते हैं और किसी का कोई हेल्प नहीं हो रहा, तभी लोग आपको छपरी ही बोलेंगे। बिल्कुल सही। और यही अब मुझे समझ आया एक्चुअल रीजन कि आपके कम्युनिटी मेंबर आपको इतना एडमायर और इंस्पायर क्यों करते हैं, क्योंकि आप एक्चुअली में वो वैल्यू ऐड ऑन कर दे रहे हो जो मार्केट में नहीं प्रोवाइड हो पा रही है। एंड इतने सारे इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ऑफ कोर्स आप इससे रिलेट कर पाओगे। अभी रिसेंटली हम लोगों ने हायरिंग स्टार्ट करी थी, हमने पोर्टल्स पे डाला, तो बहुत सारे, नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के ना मेरे पास लाइक हमारे कंपनी नंबर पर और मैसेजेस पर पॉपअप होने लगे मैसेजेस कि हम लोग इंस्टीट्यूट चलाते हैं और आप हमारे उनको बच्चों को हायर कर लो। अब ऑफ कोर्स हम लोगों को नीड थी, हम लोगों ने बोला कि ठीक है आप रेज्यूमे और पोर्टफोलियोज भेज दीजिए। उन्होंने 1 पेज के पोर्टफोलियोज बना रखे हैं, पोर्टफोलियो भी नहीं, बस उन्होंने जो जहाँ पर वो डिजाइन कराया हुआ है उसको पोस्ट करा, बाइनेंस पर वो भेज दी उन्होंने, और उन्होंने बोला। मतलब मैं आपसे इस चीज से रिलेटेड ये पूछूंगा कि एक्चुअली में अगर किसी बंदे को ग्राफिक डिजाइन या क्रिएटिव फील्ड में आना है, इंस्टीट्यूट्स पर जाकर अप्रोच करना सीखना सही है या क्या है, लाइक अगर देखा जाए तो? देखो यार, देखो सबसे पहली बात, देखो ये एक छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी इतना बड़ा नहीं बना हुआ अभी कि मैं बड़े इंस्टीट्यूट पे कमेंट कर सकूं, है ना, कि वो हो है या सही नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूट में जाना बेवकूफ़ी है, जाहिर सा बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि जस्ट आप सोचो ना, इंस्टीट्यूट बिजनेस बनाने के लिए अग्री हुआ है ना, वो उसको बस पैसे कमाना है। अगर और जो डिजाइनिंग जो फील्ड है, वो हर दिन नया चीज़ चेंज होता है। आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा, परसों बहुत डायनेमिक है ना। इसका मतलब ये है कि उस इंस्टीट्यूट वाले को अपना जो उनका जो पढ़ाने का जो चीजें हैं, चार्ट है जो वो पढ़ाने वाले हैं ना, लेसन है, उसमें चेंज लाना पड़ेगा, जैसा बात है। लेकिन वो लोग चेंज ला ही नहीं सकते, क्योंकि उनका कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं होता, बहुत सारे फ्रेंचाइज चल रही होती है, इंस्टीट्यूट चल रहा होता है। तो अगर एक जगह वो चेंज लाएंगे तो पूरे इंडिया में उसको चेंज लाना पड़ेगा। कॉस्ट इंक्रीज जो करेगा ही नहीं ना, वो क्यों करेगा। प्लस उसकी जो टीचर उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, भाई ये नया चीज आया है उसको, तो वो क्यों करेगा। तो वो आज से 20 साल पहले वाली जो चीज़ चल रही थी ना, बाबा आदम वाली, वो अभी भी चला रहे हैं, अभी भी वही चीज़ चल रही है, चला जा रहा है बस। क्योंकि वो चेंज वो चाह के भी नहीं ला सकते चेंज,
है ना, उनको नामुमकिन है कि वो चेंज लेके आ जाए यहाँ पे, है ना। इसीलिए क्या होता है जब वहां से जो कुछ सीख के निकलते हो ना आपको, तो उसका मार्केट वैल्यू जीरो होती है, माइनस में होता है, जीरो से भी कम होता है, जीरो भी अपना एक वैल्यू लेके चलता है, वो भी नहीं होता उसके अंदर, बस ऐसे ही होता है, मतलब चल रहा होता है। उसी में से कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं जो घर से भी सीखते हैं, उनका माइंड भी शार्प होता है, तो उन लोगों को ना टारगेट लेके और दिखा दे कि भाई हमारे इंस्टीट्यूट से ये निकला है, और भी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन अगर कॉमन सेंस किसी में भी है ना, किसी में भी कॉमन सेंस, बेसिक कॉमन सेंस, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा है, कि बेसिक कॉमन सेंस, कि अगर कोई अपने घर के आसपास में कोई इंस्टीट्यूट में आप जाते हो कि भाई मुझे ना इस इंस्टीट्यूट से ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग कुछ भी सीखना है, तो सोचो जो आपका टीचर है, जो इंस्टीट्यूट के जो मैनेजर है, वो प्रॉमिस करेगा कि इसकी बेसिक सैलरी आपको 30,000 40,000 लगेगी, ठीक है। वहाँ का जो टीचर है उसकी सैलरी खुद साला 12-13,000 होता है, मैक्सिमम 20,000 होता है ना। तो अगर वो टीचर इतना ही अच्छा होता है तो आज वो करोड़ों में नहीं कमा रहा होता, लाखों में नहीं कमा रहा होता, वो तो टीचर, उसका तगड़ा नॉलेज होगा, तो वहाँ पे वो काम क्यों करता हो, पैसों के लिए। इसका मतलब बेसिक है, मतलब बेसिक कॉमन सेंस है कि बस तुमको पैसा कमाना है, उसने एक फ्रेंचाइज ले लिया है किसी बड़े इंस्टीट्यूट का, अब उसने नाम ले लिया और उसको यूज करना, अब नाम ले लिया, अब उसको पैसे रिकवर करना है कैसे जैसे, अब तुमको बेवकूफ बनाएंगे। अब बेवकूफ बनाने के 2-3 होते हैं लॉजिक। सबसे पहले तो तुमको सपने दिखाएंगे कि देखो भाई मेरे इंस्टीट्यूट से निकल के बंदा हॉलीवुड, कनाडा में काम कर रहा है, हॉलीवुड में काम कर रहा है, डिज्नी की मूवीज बना रहा है ना, कुंग फू पांडा तो उसी ने बनाया है, मार्वल में जो थेनोस का वो था वो उसी ने बनाया है, ऐसे तुमको बताएंगे। पहला ऑप्शन होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होगा कि बताएंगे तुम्हारी सैलरी मस्त, इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, लाइफ बहुत अच्छा होता है। और तीसरा ऑप्शन होता है कि हम प्लेसमेंट देंगे तुमको मस्त वाला। तो प्लेसमेंट वाला यही होता है लॉजिक, है ना, कि तुमसे सारे पैसे ले लिए अभी और प्लेसमेंट के नाम पे तुमको प्लेसमेंट ही देंगे, सीखने को कुछ नहीं मिले, जाहिर सी बात है। अगर तुम्हें नॉलेज है तो तुम साला किसी और के प्लेसमेंट के लिए पीछे क्यों जाओगे, जाहिर सी बात है, राइट, है ना। कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को ये थोड़ी चाहिए कि तुम किस इंस्टीट्यूट से काम करके आए हो और तुम ये चाहिए। तो पहले के जमाने में होता था, डिग्रीज पहले चलती थी, पहले की बहुत पहले कितना पहले मतलब कि जब इंडिया आजाद हुआ था, देश आजाद हुआ था, तो लोगों को जॉब चाहिए होता था। तो जॉब कौन क्रिएट कर रहा था उस समय, दुकानदार लाला लोग होते थे, वो जॉब क्रिएट करते थे, और कौन क्रिएट करेगा। तो उस समय तो पोर्टफोलियो जैसे नाम कोई चीज नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उस समय कौन कितना इंटेलिजेंट है उसका पैरामीटर क्या होता होगा, भाई तुमने कहाँ से कोर्स किया, पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया, अपना कागज दिखाओ, इसका मतलब तुमने अच्छी जगह से पढ़ा, यही होता था। और तो कुछ नहीं होता था ना। तो वो जमाना चला गया भाई, अब तो चीजें सामने दिखती हैं कि क्या है, क्या चीजें हैं। अब तुम अगर अच्छे हो तो तुमको किसी बड़े नाम लेने की क्या जरूरत है, जाहिर सा बात है ना। कंपनी को चाहिए तुम उसका काम करके दो, जाहिर सा बात है ना। और उसके अलावा कंपनी क्या चाहिए, तुम बताओ, तुम भी कंपनी चलाओ, तुमको क्या चाहिए, तुमको सर्टिफिकेट वाला बंदा चाहिए या तुमको काम करने वाला स्किल बंदा चाहिए जो एक्चुअली में काम की नॉलेज रखता हो। हाँ। क्योंकि मैं आपको पर्सनल यही बताता हूँ कि हमने इंटरव्यू भी करे बहुत लोग यहाँ पर, जैसे मैंने उनसे पूछा कि आपको ब्रांडिंग और इस चीज़ में आप मुझे थोड़ा सा बताओ उसके बारे में, तो उन्होंने बताया, मतलब बहुत बार इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, उन्होंने सीधा बोला मेरे को फोटोशॉप चलाना आता है, मेरे को कॉरल ड्रॉ चलाना आता है, 1-2 टूल्स के नाम बताए। तो ये होता है एक्चुअली में कि इंस्टीट्यूट्स में टूल्स पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है rather than बेसिक नॉलेज। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी ना हमारी गलती है यार, यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट वाले कोई गलती होती नहीं है, यहाँ पे हमारी गलती। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ जो गुरु वाला जो कल्चर है कि भाई अरे गुरु ने जो बोल दिया वही सही है ना, ये कल्चर है कि भाई शुरू से हमारे दिमाग में वो डाल दिया जाता है ना कि भाई टीचर ने जो बोला वही सही, वो तुम्हारे गुरु है, वो जो बोलेंगे वही करना है ना। सबसे पहला तो ये कल्चर है। दूसरी कल्चर है हम अपना कॉमन सेंस नहीं लगाते, है ना। अगर सामने वाला टीचर तुमको टूल सिखा रहा है, जब तुमको पता है कि मार्केट में ये चीज चल रहा है, प्रेशर डालो, जाहिर सी बात है भाई, हक के लिए लड़ना है ना भाई, हर जगह प्रेशर डालो कि भाई मेरे को ये सिखाओ, नहीं सिखा रहा छोड़ दो। ये तुम्हारे हाथ में हमेशा होता है ना कि तुम कहीं भी छोड़ के जा सकते हो, है ना। और तीसरे प्रॉब्लम बताना भूल गए घर वाले उनके, ये बोलते नहीं लगे रहो, 3-2 साल के बाद है सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है। उनके जो पापा मम्मी दादा ना अभी भी वो लाला वाले जमाने में ही जी रहे हैं, है ना। तो लेकिन उस चक्कर में बच्चे की जिंदगी खराब हो रही है ना, उस चक्कर में बच्चे की जिंदगी खराब हो रही कि नहीं हो रही, ये बताओ, जाहिर सी बात है। तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। तो सच्चाई क्या है, और इसी चक्कर में डिजाइनिंग फील्ड बेकार हो रहा है। डिजाइनिंग फील्ड का जो अब तो खैर हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर सही किया है, लेकिन बहुत ही ना इस फील्ड के बारे में बहुत ही लोग उस लेवल पे नहीं देखते थे। उसको लगता था डिजाइनिंग मतलब 4 चीज इधर कर दो डिजाइन हो गया, क्योंकि लोग ही ऐसे आ गए थे इसमें। अब क्या होता है कि हर 10 साल 15 साल के बाद ना जो भी हमें रन कर रहा है, जो भी नेचर बोलो, गॉड बोलो, कुछ ही बोलो, वो फिल्टर करता है 10 साल के बाद। AI उसी की चीज है, हर चीज फिल्टर होता है। जो बेकार लोग होते हैं निकाल दिए जाते हैं,
AI भी वही है, वो एक वेव चलेगा, जितने भी लोग गलत आ गए थे सब गायब हो जाएंगे, और जो पैशन वाले लोग होंगे, दिमाग वाले लोग होंगे, वही निकल गए। फिर 10 साल के बाद फिर से एक फिल्टर का वेव चलेगा, फिर से गायब हो जाएंगे। देखो ना, यही चलता हुआ आ रहा है। MBA पहले कितना था, है ना? इसका मतलब ये नहीं कि MBA आज बंद हो गया, अभी भी MBA चल रहा है। MBA वाले लोग अभी भी, जिनको सच में MBA करना हो तो अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जो बेकार लोग गायब हो गए ना, तो हर 10-15 साल के बाद ना एक फिल्ट्रेशन होती है। वो नेचर अपने आप करता है। वो जो जिसको ह्यूमन रेस में जो हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं ना, वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हर 10 साल के बाद होता है। AI भी वही करेगा। AI की अगर आप बात करें, लाइक हमारी जो क्रिएटिव लाइक इंडस्ट्री है, इसमें AI का रोल आपके हिसाब से क्या रहेगा? AI का रोल कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं। हमारे क्रिएटिव जो हमारे खासकर मैं लाइन के बाद वहां तक वो आ भी नहीं सकता AI, क्योंकि हमारा काम कभी भी ना मशीन में रहा ही नहीं है। राइट। हमारा काम तो दिमाग का काम रहा है। कभी मशीन से तो हम अपने आइडियाज को जस्ट एक रूप देते हैं, है ना? उसको एक विजुअल आइडेंटिटी देते हैं कि भाई देखो, ये मेरे दिमाग में आइडिया था, ये मैंने दिया। आइडिया तो हमारे दिमाग में हमेशा से ही था। तो मशीन को कोई टच ही नहीं है ना। कैसे कोई करेगा टच, ये बताओ, कैसे कोई करेगा टच? लाइक ग्राउंड वर्क तो इंसान ही कर पाएगा। ग्राउंड वर्क जाहिर सा बात है, AI को कुछ भी चीज क्रिएट करने के लिए उसको डेटा चाहिए। ठीक है, बहुत डेटा चाहिए। जो डेटा आपके पास बहुत होता है, उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है ना। वो तो ऑलरेडी मार्केट में है, तो उसी डेटा को क्रिएट करके कोई चीज बनेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगा? नहीं होगा ना ज़्यादा, क्योंकि हमारा काम रोज नई चीजें ढूंढना। आप खुद आप बोलो ना, सोचो ना, आपने AI वाले कितनी वेबसाइट देखी है जो डिजाइन बना देता है? वो डिजाइन आपने अपनी लाइफ में कितने साल पहले देखी थी, ये बताओ? नो डाउट वो पहले का ही डेटा कंज्यूम करके वो चीजें क्रिएट हो रही हैं। हाँ, उनको लगता है कि ये, और उसी को देख के 4-5 रील वाला, वाह मैं हिल गया, मैं चौंक गया, मैं अरे भाई साला तू चौंक रहा है इससे, हम तो इसको 10 साल पहले टट्टी करते हुए देखते थे। अगर देखा जाए। हाँ बिल्कुल। तो मतलब अगर यहीं से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो फ्यूचर ऑफ ब्रांडिंग आपके हिसाब से, लाइक यू आर डूइंग वेल इन दिस इंडस्ट्री, तो आपके हिसाब से फ्यूचर ऑफ ब्रांडिंग क्या है? लोकल मतलब स्मॉल बिजनेसेस के लिए। मतलब इसमें नहीं, लोकल मतलब कि तुम उसके बारे में जो जैसा है ना वैसा दिखाना, यही है फ्यूचर, है ना? तभी लोग कनेक्ट होंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने इस वीडियो में बोला था, जब AI या बाकी सारी चीजें आती हैं तो हमारा सच और झूठ की चीजें, जो लाइन थी ना, वो खत्म हो जाती थी। पहले लगता था कि ये ना VFX से बनाया गया है ना, ट्रस्ट वाली बात। पहले लगता था कि ना ये VFX बनाया गया है, ये ना ये चीजें बनाई हुई है, ये चीज इस चीज को बना। VFX पहले हमें अच्छा लगता था, भाई क्या VFX। अब हमें VFX भी नहीं पसंद आता। VFX हमें वो पसंद आता है तो बहुत ही रियलिस्टिक हो, हमें नहीं देखना ज्यादा VFX, है ना? किसी को कोई देखा नहीं। इसका मतलब कि हमें ना बनावटी चीजें अब ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती है। तो AI बनावटी चीजें ही है। जितना ज्यादा बनावटी चीजें रहेगी, वो हमारे उस दिल में कभी नहीं घुसेगा, वो ऊपर से गायब हो जाएगा। दिल में हमारे वो कंटेंट घुसेगा जो ग्राउंडेड और बहुत ओरिजिनल हो। तो फ्यूचर ब्रांडिंग का ओरिजिनल कंटेंट ही है, जो जमीन से जुड़ी हुई चीज आप उसको दिखाते हो। जाहिर सा बात है, अगर देखा जाए तो स्मॉल, जो जब मतलब कुछ भी स्मॉल बिजनेस नहीं, बड़ी बिजनेस को भी ना बहुत ही ग्राउंडेड वाली चीज है। राइट। जब आप खुद जाकर देखो ना, कभी भी एप्पल या कभी भी कोई चीज है ना, उसका फोन कैसे बनता है ये सब नहीं दिखाते थे, अब दिखा रहे हैं। विजन प्रो का स्पेशली एपिसोड डाला कि देखो ऐसे हमने बनाया है। लोग कनेक्ट करना चाहते थे, कितनी ज्यादा रियलिस्टिक चीज है वो हर ब्रांड डालते हैं कि लोग उससे कनेक्ट होकर देखो हम काम कैसे करते हैं। और यही फ्यूचर है। फ्यूचर पहले भी यही फ्यूचर था, पहले भी लोग ऐसे कनेक्ट होते थे और अभी भी वैसे ही कनेक्ट होते। बीच में क्या था ना कि जब चीजें, मैंने बोला ना फिल्टर होता है चीजें 10 साल 20 साल के बाद ना, जब बहुत ज्यादा ओरिजिनल कंटेंट बढ़ गया था ना, तो फिल्टर हुआ, फिर ना VFX वाली आई, फिर ये फिल्टर हो गया, तो चीजें चलती रहती हैं, है ना? लेकिन फ्यूचर ऑफ ब्रांडिंग पहले भी यही था, अभी भी यही रहेगा और आगे 100 साल तक भी यही रहेगा कि ओरिजिनल चीजें ही ट्रस्ट जनरेट करेगी। और एक बार ट्रस्ट बना तो चीजें वही होगी, है ना? राइट। तो ओरिजिनल कंटेंट बनाने के आप कुछ स्टेप बताना चाहोगे ना, जो अच्छे स्टेप्स है? ऑफ कोर्स आप एक बहुत अच्छी सीरीज लेकर आ रहे हो, वहां से भी इंसान सीख पाएगा। या इस पॉडकास्ट में कुछ 1-2 पॉइंटर्स, जिस ओरिजिनल कंटेंट में भी ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि आप किस टाइप का क्रिएट करो, बट एज अ बिजनेस कि मेरे को बिजनेस में ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना है, तो कुछ आइडियाज? देखो, ओरिजिनल कंटेंट मतलब होता है कि आपका जो जैसा बिजनेस है ना, वैसा ही कस्टमर के पास में दिखाना, अपना टैलेंट ऐड करके, है ना? राइट। आपका टैलेंट मान लो डिजाइनिंग का है, आप टाइपोग्राफी समझते हो, फॉन्ट समझते हो, तो आप अपना टैलेंट उसको ना इनहेंस करो,
है ना चीज़ें को, और जो जैसा है ना उसको सेम वैसा ही उसको दिखाओगे। देखो यार मैं ये बिजनेस है, ये राइस का ब्रांड है और ऐसे उगता है राइस, ऐसे इतना हेल्दी है, इतना ये है, और उस चीज़ को कस्टमर तक ले जाने के लिए अपना आइडिया ऐड करो, बीच में उसको फिल्टर कर दो। प्रिज्म वाला है ना कि भाई इस तरफ से लाइट ये गई तो उस तरफ से कलरफुल लाइट निकली। अब प्रिज्म का काम करो वहाँ पे ना कि आपका जो रॉ बिजनेस है वो आपसे टकराई और फिर वही चीज़ लाइट बहुत सारी निकली, आपके टैलेंट को ऐड करते हो, जाहिर सा बात है। राइट। तो यही है। तो अगर कोई चीज़ ओरिजिनल तभी होता है ना, आप ओरिजिनल जैसा तो वैसा तो नहीं दिखा सकते ना, वैसा दिखता तो वैसा ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका भी टैलेंट थोड़ा ऐड होता है, जिसमें लोगों को देखने में मजा आता है, क्योंकि लोगों को कलर पसंद है, फॉन्ट्स पसंद है, लोगों को कंपोजिशन पसंद है, रिलेट कर पा रही है ऑडियंस, उनको देखने में इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है, जाहिर सा बात है। तो यही है, यही ओरिजिनल कंटेंट बनाने का यही चीज़ है ना। अब और उसके लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, समझना। मान लो कि आपने कोई बिजनेस किसी बिजनेस के लिए काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, आपने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया, है ना। अब एजेंसी क्यों अच्छा नहीं काम कर रही वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास कोई क्लाइंट आया, ठीक है, और आपने देखा कि यार ये बिजनेस ना, इस बिजनेस को एक कस्टमर को तभी पसंद आएगा जब इस बिजनेस को रॉ दिखाया जाएगा, राइट, ठीक है। अब रॉ दिखाने के लिए फोटो वीडियो यही बहुत सारे मीडियम होते हैं, तो आपने एक फ़ोटो क्लिक किया और आपको लगा यार ये फ़ोटो ऐसा ही जाना चाहिए जनता के पास, जनता कनेक्ट होगी। अब डिजाइनर को जिसने इस चीज़ पे कभी रिसर्च ही नहीं किया, उसे घंटा कुछ पता, वो उसके बाद वो सीधा फोटो लिया, कितना अच्छा फोटो है, बाहर में जाओ, सबसे पहले उसने बैकग्राउंड हटा दिया, अपना डिज़ाइन दिखाने के लिए। यही किया ना भाई, आपने कोई चीज़ के लिए सब टक करके बैकग्राउंड हटा दिया, उस प्रोडक्ट का जो एसेंस था वो खत्म। अब उसने अपना डिजाइनिंग उसके अंदर डाल दिया, बैकग्राउंड ये वो फलाना ढिमका, तो जो ओरिजिनल था वो तो खत्म हो गया। अब मैं ये नहीं खत्म हो गई। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बैकग्राउंड नहीं हटाना, मैं बोल रहा हूँ हर प्रोडक्ट का अपना एक ऑडियंस होता है ना, हर डिजाइन का एक अपना ऑडियंस होता है। तो पहले आपको समझ के उसके लिए बनाना पड़ेगा। बहुत सारे डिजाइन में कुछ नहीं करना होता है, बस सिंपल से जो जैसा है वैसे उसको दिखाना होता है। अब बहुत सारे डिजाइन में उसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाना होता है, कॉपी दिखाना होता है, तो आप समझ के करना होता है। तो यही चीज़ लोग कर ही नहीं पा रहे हैं, है ना। और जो बड़ी एजेंसी वो तो और भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो ग्राउंड से जुड़े ही नहीं होते, क्योंकि उनका नाम हो गया है, वो अपना चिल मार रहे हैं। ये काम वो लोग कर पाते हैं जो फ्रीलांसर है, जो छोटी एजेंसी रन करते हैं और जिसमें पैशन है, राइट, है ना। फ्रीलांसिंग भी नहीं कर पाते, जिनको पैशन है एक्चुअली, जिनको ना यही करने में ही मजा आता है, उसको और जिंदगी में कुछ नहीं करना, उसको ना उसका जो मतलब ऑर्गेजम होता है यही फोटो क्लिक करके होता है ना, वीडियो बना के होता है, ग्राफिक बना के होता है, उसको उसी को आता है मजा। मैं भी उसमें से एक हूँ, है ना। और ऐसे मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो अच्छा काम करते हैं, और तो अच्छा काम, मैं अपने आप को अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मुझे मजा आता है यहाँ से चीज़ों को देखा जाए तो क्रिएटिव एजेंसी है ही उन्हीं लोगों के लिए, क्रिएटिव इंडस्ट्री है ही उन्हीं लोगों के लिए जो सही में काम को मजा लेकर करें, ऐसे ना प्रेशराइज ना हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है यार, मैं बहुत सारी एजेंसी को विजिट करता हूँ, वो बस नाम होता है क्रिएटिव एजेंसी, बाकी क्रिएटिविटी नहीं होती, कुछ क्रिएटिविटी नहीं। खुद देखो ना, खुद अब एक ब्रांड के लिए कोई क्रिएटिव एजेंसी हायर करने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ की टीम में ना कोई सिंक ही नहीं है, सब अलग ही है। डिजाइनर की जिंदगी में अलग प्रॉब्लम है, उसकी गर्लफ्रेंड भाग गई, कंटेंट मैनेजर की अलग प्रॉब्लम है, उसको गोवा का ट्रिप नहीं बन रहा, मालदीव जाना है, उसको थाईलैंड घूमना है, सबकी अलग अलग जिंदगी में कहानी है। और क्लाइंट उसके बीच में साला पिस रहा है। क्लाइंट को लग रहा है कि अगर मैं इस एजेंसी को काम देता हूँ तो मेरा ब्रांड अच्छा हो जाएगा, और साला डिजाइनर को लग रहा है कि एक और क्लाइंट आ गया, इसके पैसे लेके मैं गोवा घुमाऊँ। एजेंसी में यही होता है। लेकिन जो मतलब फ्रीलांसर होते हैं वो दिल से काम करते हैं, बिल्कुल, है ना। अगर आप उसको 100 रुपये कम भी दोगे ना, 10,000 कम भी दोगे ना, तब भी वो उतना ही अच्छा वो काम करके देंगे, क्योंकि उसका पैशन है यही काम करने का, जैसा बात। तो ये चीज़ें बढ़ रही है, चीज़ चेंज हो रहा है, और आई थिंक ये चेंज बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। राइट। आप अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या कोई वियर्ड कोई क्लाइंट के साथ आपकी कोई मेमोरी हो वो डिस्कस करना चाहोगे? वैसे तो बहुत सारी, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पॉडकास्ट में बताया है, लेकिन अब क्या बताऊं, ऐसे कोई याद नहीं आ रहा, मतलब ऐसे कोई यूनिक सी बिल्कुल जो आपको मतलब हंसी भी आती होगी, यार ये क्या ही बोल रहा है। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग में एक पॉइंट होता है, चेंजेस पर बहुत कमेंट्स होते हैं कि आपने देखा होगा बहुत रील्स आती हैं कि फिर एक चेंज आ गया, चेंजेस को यार वही बात है ना, देखो ये भी रील वाली बात है ना, मतलब क्या बोलूं यार मैं, चेंजेस क्यों होता है, मतलब जस्ट आप खुद मुझे बताओ कि आपने मुझे साइन किया, ठीक है, आपने मुझे साइन किया कि भाई आप मेरा कुछ नहीं, चलो मेरा ना राइस का बिजनेस है, मैं ना चावल उगाता हूँ घर में, या कुछ भी, चलो राइस वाली तो बहुत ही, मैं फार्मिंग का एपिसोड करके आया हूँ, फार्मिंग की दिमाग में आ रहा है। चलो मेरा ना एक मिठाई का बिजनेस है, ठीक है, मैं ना स्वीट्स बेचता हूँ ऑनलाइन, ठीक है। मैं आपके पास आया कि बोला साहिल मेरे इसके लिए ब्रांडिंग करनी है, ठीक है। मैंने अपने बिजनेस के बारे में आपको बहुत बताया।
आपको ना मेरा बात सुन के ना मेरे से आप इम्प्रेस होगी, यार इसको अपने बिजनेस के बारे में कितना पता है और कितना श्योर है ये बंदा कि उसको यही चाहिए, है ना। यही तभी तो आप मेरे से इम्प्रेस होगे ना कि मैं अपने बिजनेस, जो मेरा काम बिजनेस है, मैं आपको अच्छे समझा पाऊंगा, देखो मैंने ये मिठाई क्यों बेचना चाहता हूँ, मैं कहाँ से लेकर आता हूँ, क्या करता हूँ, तभी होगा ना। या ऐसा ऐसा तो मैंने आपको बताया, आपने मेरा आइडिया समझा, अब आपने कुछ मेरे को डिजाइन बना के भेजा, ठीक है, समझ के भेजा है ना। 2 ऑप्शन लेके चलते, एक में आपने मेरे को डिजाइन समझ के भेजा कि जो मेरा आइडिया है, कस्टमर टाइप फेस सब कुछ आपने कलर समझ के भेजा, ठीक है। वो मेरे पास में आया और मुझे इसमें हल्का चेंज लगा, बोला कि नहीं ये कर दो, और मैंने आपको बोल दिया क्योंकि मुझे आपने समझा उससे बहुत ही क्लोज था वो, तो मैंने थोड़ा चेंज करा के आपको बोल दिया देखो ये चीज़ें। और जब आइडिया बहुत अच्छा होता है, चेंजेस क्या होता है, फ़ोन नंबर होता है, लोगो होता है, यही चीज़ ज़्यादा नहीं होता, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में जब मेरी आपकी बात हो रही थी तो आप अपने ही धुन में थे, अरे यार मैं तो साला डिजाइनर हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अरे यार ये बना दूंगा, ये मॉडर्निज्म ऐड कर दूंगा, ये ओल्ड बना दूंगा, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें आपने बिना समझे मुझे बना के भेजा, है ना। मैंने सब कुछ आपको चेंज करवा दिया, है। तो गलती किसकी है? डिजाइनर का। पहले केस में डिजाइनर की गलती है, दूसरे केस में ये है, पहले केस में तो यही है ना। फिर आपने दोबारा चेंज किया, तो इसका मतलब क्या, चेंज में क्या करा रहा हूँ, गलती किसी की नहीं है, बस मैं उस पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ जिस पॉइंट पे वो क्लाइंट आपका खड़ा है। मैं वही लेके आने को, जहाँ आप नहीं थे, आप अलग दिशा में जा रहे थे, अलग टाइमलाइन में घूम रहे हो, मैं घुमा के आपको लेके आ रहा हूँ, भाई तेरे को इधर आना है क्योंकि मेरा बिजनेस यहाँ स्टैंड करता है ना। मेरे को कस्टमर यहाँ स्टैंड करता है, उसको इस टाइप का डिजाइन उसको अट्रैक्ट करेगा, तो मैं घुमा के लेके आपको आ रहा हूँ। लेकिन आप उसे इरिटेट हो रहे हो, पहले केस में आप उसे इरिटेट हो रहे हो कि नहीं यार ये कैसा है, ये वैसा है, पहले केस। दूसरा केस में क्या होता है कि आपने बहुत सब कुछ परफेक्ट बना के भेजा, लेकिन क्लाइंट को समझ नहीं आया, क्लाइंट को वही बेकार घटिया चाहिए। तो ये तो आपको पहले ही पता था ना, जब आप क्लाइंट से बात कर रहे थे तो उसको वो बस आपके पास आया, पैसे की बात करना शुरू कर दे, भाई कितना लेगा, क्या करेगा, डिजाइन करना, तो पहले ही आपको आइडिया हो गया कि ये साले को कुछ नहीं पता, इसको जो चाहिए मैं बना के दे दूंगा पहले, है ना। लेकिन जब क्लाइंट सेंसेबल होता है तो वो पता सेंस हो जाता है यार, वो पता चल जाता है हमें, है ना। क्योंकि मैं अपने बिजनेस से, अगर मैं अपने मिठाई के बिजनेस से प्यार करूंगा तो उतना ही शिद्दत है, उतना ही प्यार से बताऊंगा ना। अगर मुझे पता ही नहीं, बस पैसे कमाने कर रहा हूँ, तो ऐसे ही तुमसे भी पैसे की बात करूंगा मैं, तुम बोलोगे 20, मैं बोलूंगा 15,000 में कर लो, तो ये तो तुमको पहले से पता है ना क्या है, तो तुम उसी हिसाब से प्लान करोगे, या उसके लिए भी तुम्हारा दिल जान डाल दोगे। इसमें तुम्हारी गलती है, इसमें भी क्यों डालोगे तुम उसके लिए दिल और जान, ये बताओ। मतलब एक गधे को मूली खिलाए क्या मिलने वाला है तुमको, जाहिर सा बात है। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो दोनों केस में हमारी गलती होती है, पहले क्लाइंट को समझो, फिर ऑडियंस समझो, और आपको लगे कि क्लाइंट आपसे ज़्यादा जानता है तो उसकी बात मानो, वो तुम्हारे लिए ही फायदा है। वो मैंने जो सीखा है ना, इसी सबसे सीखा है। मैंने गालियाँ भी खाई है, मैंने डांट भी सुना है, तो मुझे पता है कि बहुत सारे 100 में से ना 80 केसेस में क्लाइंट सही होते थे, मैं गलत होता था, लेकिन 20 केसेस में मैं भी सही होता था। लेकिन अब सही गलत वाला ऐसा वो है ना, सिक्के के 2 पहलू, जिसमें तुम जो सही है ना उसको, तुम जो गलत है उसको तुम ये नहीं बता सकते तुम गलत हो। किसी को वैसे सुनना ही नहीं पसंद ना सुनना ही। हाँ, मैं तुमको बोलूँगा भाई तुम गलत हो, तुम नहीं सुनो, तुमको पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन तभी तुम किसी और के मुझसे तुमको नहीं सुनना पसंद है। वो तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, नॉर्मल। नहीं सुनना, घर पे जाकर सोचोगे यार था तो मैं गलत, लेकिन मेरे से नहीं सुनना तुमको। ब्रांडिंग के लिए साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है समझनी। हाँ, अगर हम इसी से ही थोड़ा सा और फॉरवर्ड होते हैं, लाइक आपकी कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे काफ़ी अच्छा सीख कर, एंड आपने इसी पॉडकास्ट में एक चीज़ और बोली कि आप रिकमेंड करते हो पहले जॉब करो उसके बाद कुछ, ऐसा क्यों? लाइक आप थोड़ा सा इलाबोरेट करो। क्योंकि जॉब करने से ना, देखो एक अच्छा फ्रीलांसिंग करने के लिए ना, अच्छा फ्रीलांसर या अच्छा एजेंसी रन करने के लिए पैसा सबसे ज़्यादा जरूरी है। 2 चीज़ जरूरी होता है, राइट। एक होता है पैसा और दूसरा होता है एक्सपीरियंस, चीज़ों को हैंडल करने का एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आपको सब कुछ भी आता है और आपको 4 महीने 6 महीने का पैसा नहीं है, तो फिर से जाकर कॉम्प्रोमाइज ही करोगे ना, नहीं रन कर पाओगे ना, कॉम्प्रोमाइज ही करोगे। क्योंकि फ्रीलांसिंग तो ये है नहीं कि भाई तुम्हारे लिए क्लाइंट बैठा हुआ है, तुम जाकर उसको बोलोगे भाई मैं आ गया हूँ मार्केट में, दे मेरे पैसे, नहीं देगा ना, क्योंकि वो ऐसा नहीं होता ना, नहीं चलता। तो आपको कुछ महीने के पैसे भी चाहिए, तभी फ्री होकर काम कर पाओगे। आपने सोचा कि भाई मेरे को ना 20,000 से नीचे का क्लाइंट नहीं लेना, चाहे मैं नहीं भी खाऊँ ना, मतलब वही शेर वाले, भाई भूखा मर जाऊंगा लेकिन घास नहीं खाऊंगा, है ना, वो माइंडसेट लेके चलना होता है। तो नहीं भी हो जाना तो, क्योंकि आपको अपने काम पे ट्रस्ट है कि भाई ये मेरा काम ना 20,000 वाला है, मैं 5,000 में तो मैं नहीं करूँगा, जाहिर सी बात है। तो उस ट्रस्ट, उस कॉन्फिडेंट को बनाए रखने के लिए आपके बैंक अकाउंट में चाहिए पैसा, और आपको चाहिए एक्सपीरियंस। हाँ, आपको चाहिए एक्सपीरियंस, तभी है ना। अगर पैसा क्यों चाहिए कि 1 महीने क्लाइंट नहीं आया, कोई बात, मेरे पास फंड पड़ा हुआ है। 2 महीने क्लाइंट नहीं आया, कोई बात नहीं, मेरा फंड पड़ा हुआ है। 3 महीने में, तीसरे महीने में हो सकता है 4 क्लाइंट एक साथ आ जाए,
है ना, और हो सकता है उस महीने भी ना है, तभी मेरा पैसा पड़ा हुआ है। तो 6 महीने का तो एटलीस्ट लेके चलो, वो कहाँ से आएगा पैसा? वो तो जॉब करके लोग यार प्लानिंग होता है। बिजनेस ना कोई लक वाला काम नहीं है भाई, ये पूरी प्लानिंग है और पूरा इसमें तो मैथ है पूरा, कि कितना तुम क्या लेके चलते हो। अगर तुमने अपना मैथ सही कर रखा है भाई, इस महीने में इतना जाएगा, तुम सब कुछ तुम्हारा चल जाएगा। प्लानिंग पहले से ही माइंड, लक वक नहीं होता कुछ भी। लक तो यहीं से ना देखा जाता है बहुत बार ना, ग्राफिक डिजाइनर्स को और क्रिएटिव इंडस्ट्री को ना बहुत बार एक्सप्लॉइट भी किया जाता है क्लाइंट के एंड से। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहूंगा। बहुत बार क्या होता है, इंसान अपने एंड से फुल ऑन प्रोवाइड करना चाहता है, बट क्या होता है वो लोगों को अदर जगह से ऐसे रेट्स मिल जाते हैं। आकर इंसान क्या बोलता है, इतने में कर दो, क्या ही करना है, इस फोटो को उठा के इधर ही तो करना है। होती होगी ये चीज, आपके पास भी आते कॉल्स आती होंगी। वो तो हर लाइन में है। वो तो ऐसा कौन है, अगर तुम ना कल ना मर्डर करने का बिजनेस स्टार्ट करो, बोला ना 20 लाख में ना मार दूंगा मैं किसी को, तुम्हारा कॉम्पिटिटर झट से खड़ा हो जाएगा, मैं 10 लाख मार दूंगा, 5 लाख मार दूंगा, 2-2 हजार में मारने के लोग तैयार हो जाए। वो तो हर बिजनेस में है ना। लेकिन टैलेंट मतलब अगर इसको ना, हाँ तुमने बोला ना किसी ग्राफिक डिजाइनर को दबाया जाता है चीजों को, उसके साथ गड़बड़ होता है, वो ना एजेंसी में होता है ज्यादातर, है ना। और क्योंकि मैंने क्या बोला, ग्राफिक डिजाइनिंग ना कोई टूल का गेम मशीन का काम नहीं है, वो दिमाग का काम है। और दिमाग के साथ साथ में पूरे ना वो डिफरेंट काम है डिजाइनिंग का ना। तो उसमें तुमको हर चीज़ ना दिमाग खुला रखना होता है, तुमको अपना ना दिमाग खुला रखना होता है, अपने IQ पे काम करना होता है कि भाई तुम चीज़ों को समझो, ऑफेंड नहीं होना, ये चीज़ें नहीं होना, ये सारी चीज़ों पे तुमको काम करना होता है। क्योंकि तुम अपने लिए तो काम नहीं कर रहे हो ना, तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो, है ना। और किसी और भी अपने लिए नहीं कर रहा, वो भी किसी और के लिए कर रहा है। वो मतलब तुमने कोई काम, तुम्हारे पास कोई काम आया, तुमने क्लाइंट के लिए काम किया, क्लाइंट भी अपने लिए नहीं कर रहा, क्लाइंट कस्टमर के लिए कर रहा है ना। कस्टमर तक वो चीज़ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों में हमें ना एक तो हमें सीखना होता है क्लाइंट से भी और कस्टमर से भी, है ना। और दूसरी चीज़ होती है थोड़ा स्मार्टली खेलना होता है। मान लो क्लाइंट तुम्हारा बेवकूफ़ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे लड़ने बैठ जाओगे, जाहिर सी बात है, तुम लड़ोगे तो नहीं ना। तुम उसकी बेवकूफ़ी, हर बेवकूफ़ इंसान में बहुत सारी कमजोरियां भी होती है ना। हर इंसान की एक कमजोरी होती है, किसी को तारीफ सुनना पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, तो उसका फायदा उठा के अपना काम निकलवाना सीखो। जाहिर सी बात है, चाणक्य नीति वाली बात है कि भाई हमें क्यों किसी से लड़ना, है ना। उसको यूज करके तुम वहां तक पहुंचो, है ना। जाहिर सी बात है कि तुम अगर किसी कंपनी में डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, और तुमको लग रहा है कि यार लोग मुझे यहाँ पे ना मेरे साथ गलत कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, दबा रहे हैं, या चीज़ें वो कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, तुम वहाँ जॉब करने के लिए आए हो या तुम अपने एम की तरफ बढ़ रहे हो। जाहिर सी बात है, तुमने क्या सोचा अपने लाइफ के बारे में, क्या सोचा अपने लिए कि मैं पूरी जिंदगी यहीं पे काम करूंगा, ये तो नहीं सोचा ना। तुमने सोचा होगा मेरे को ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा एम है, मेरे को यहाँ पे रीच करना है। तो अगर तुम्हारा कोई ड्रीम है, तुम्हारा कोई एम है, तो वो तो जस्ट एक पड़ाव है तुम्हारी जिंदगी में, एक सीढ़ी है, एक स्टेप है ना। वही है ना, अगर तुम कहीं पे आगे बढ़ना चाहते हो तो वो तो क्या है, वो स्टेप है ना तुम्हारे लिए। बिल्कुल, किसी कंपनी में जॉब करना तुम्हारा जिंदगी का पहला वो एक स्टेप है बहुत सारे स्टेप में से। तो उसके लिए क्यों सीरियस होना भाई, अगले स्टेप पे बढ़ो, है ना। वहाँ से जो चीज़ें तुमको ग्रैब करना है सीखो, आगे तो गेम की तरह जिंदगी ये भी गेम की तरह है, जितना कॉइन मिल सकता है लो, फिर आगे बढ़ो। गेम में तो ऐसे होता है ना। अग्री। इसके लिए तुमको लाइफ में एम सेट करना जरूरी है ना। ये नहीं कि सिर्फ पैसा कोई एम, मतलब सैलरी कोई एम नहीं होता, है ना। तो सैलरी से कुछ नहीं होने वाला। तो तुम अपनी लाइफ में ना सेट करो कि हाँ मुझे इतने सालों के अंदर यहाँ पहुँचना है, और यहाँ पहुँचने के लिए ना मुझे इस कंपनी से गुजरना पड़ेगा। और जब तुम ये सेट होगा ना कि भाई तुम्हारे ये कंपनी में मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो कौन तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तुम होते तुमको फर्क पड़ता है जब तुमको वो दिख रहा है कि मुझे उस जगह एम दिख रहा है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, और इन लोगों को तो घंटा नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुमको, बस तुम उसका ही पॉइंट लेकर तुम आगे जाना चाहोगे। जाहिर सा बात है। अग्री। तो अगर हम इसी से ही रिलेटेड एक बात करें कि इंसान ने अब एक्सपीरियंस गेन कर लिया, इंसान ने जॉब कर ली है, अब नाउ ही और शी वांट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग और एजेंसी, तो लाइक उसके क्या स्टेप्स होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करे, या फिर क्या आपके इनसे एक्सपीरियंस आप देखो यहाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है एक्चुअली ना, कि तो क्या होता है ना कि दो चीज़ें पे सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज़ें क्या है कि अगर आपने डिज़ाइनिंग में अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, और आपको कुछ एजेंसी स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले अपना USP बनाना पड़ेगा कि तुम अलग कैसे हो, तुम्हारा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होगा, है ना। वो हर बिजनेस का होता है, तो बेसिक है भाई। किसी बिजनेस का जब तक कोई यूनिक नहीं रहेगा तो कैसे बिकेगा, है ना। जाहिर सी बात है, सामने वाला भी डिजाइन कर रहा है फोटोशॉप में, तुम भी बना रहे हो डिजाइन, तुम में और उसमें क्या फर्क है ना। हो सकता है आइडिया थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन वो तो तुम कॉपी भी कर लेगा कोई, है ना।
तो सबसे पहले उसके लिए तुमको ना, उसके लिए क्या है, अभी आई थिंक ये राइट टाइम है इस इंडिया में ना एक क्रिएटिव एजेंसी स्टार्ट करने का, सबसे सही टाइम है इंडिया में। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आप ध्यान देखोगे न्यूज़ पॉलिटिक्स थोड़ा हटके और सच में देखोगे कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है या इंडिया में क्या चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें इंडिया में चल रही है। सबसे पहले इंडिया में चल रहा है मेक इन इंडिया वाला, राइट है ना। मेक इन इंडिया तो डिफरेंट था, वो चल गया, खत्म हो गया। अब एक नया आ रहा है मेड इन इंडिया, राइट, है ना। मेक इन इंडिया तो इंडिया में आगे लोग चीज चलती थी भाई, इंडिया में बिजनेसेस होते थे, बहुत सारी कंपनियां आई बनाती थी, वो मेक इन इंडिया था कि भाई इंडिया में आके बनाओ। अब चल रहा है मेड इन इंडिया, आने वाले टाइम में चलेगा मेड इन इंडिया, कि ये प्रोडक्ट इंडिया से बन के निकला है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि यही होगा, क्योंकि मेक इन इंडिया से क्या, मेक इन इंडिया से भी उतना ज़्यादा आई थिंक इंडिया का फायदा नहीं होने वाला, जाहिर सा बात है। क्योंकि ठीक है, हमें बहुत खुश हो जाता है कि भाई ये आईफोन इंडिया में बना है, खुश हो जाता है, लेकिन हमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, है ना। वो टैक्स उसके अलावा कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मेड इन इंडिया से बहुत फायदा होने वाला। अब मेड इन इंडिया इंडिया का फ्यूचर है, जैसे बात है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, कंपनी है, बिजनेसेस हैं जिनकी क्वालिटी इतना अच्छा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसी कंपनीज है, बहुत सारे, लेकिन वो भी अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उस लेवल की ब्रांडिंग कैसी होगी, है ना। और एजेंसी स्टार्ट करने का मुझे लगता है ये सही टाइम है। अगर आप में वो आग है कि आप काम उस लेवल का काम करते हो कि जो आपको डिज़ाइन पूरी दुनिया में सबको सेम लगे, कोई देखे ये नहीं लगे कि साला ये तो यहाँ का बना हुआ है, ये यहाँ का बना, वो नहीं लगे, पूरी दुनिया में वो चीज़ अपील कर रही, उस लेवल का आप डिज़ाइन बना रहे हो, तो सही टाइम है ना। क्योंकि देखो इंडिया में 2 टाइप से बिजनेस चलते हैं। फर्स्ट बिजनेस क्या होता है कि भाई आपने किसी गांव से कोई प्रोडक्ट लेके आए और आपको दिल्ली में बेचना है, तो उसकी ब्रांडिंग अलग होगी। लेकिन अब अगर दिमाग में लेके चलना है कि अगर ये गांव का प्रोडक्ट मुझे यूएस के मार्केट में बेचना है, तो उसकी ब्रांडिंग कैसी होगी, उसका लोगो सभी कैसा होगा, ये नेक्स्ट बिग थिंग इंडिया में होने वाला। कसम से, मतलब पता नहीं, मुझे दिख रहा है और लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि सामने वाला, अब जो नीचे के लोगों लेवल पे जो चीज़ है ना, वो इतना अच्छा होने वाला है, इतना बढ़िया होने वाला है कि वो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ये जाने वाला है। और मेरा जो ये शो है डिजिटल ब्रांडिंग वाला, वो इसी के ऊपर है। कि मैं लोकल जो बहुत सारे स्टेट है इंडिया में, है ना, और वहाँ पे जो बेस्ट चीज़ें हैं उनको पिक करके उसको ऐसा ब्रांडिंग करके मैं सिखाऊंगा लोगों को कि ये ग्लोबल मार्केट में भी अपील करे। ये नहीं कि सिर्फ आप ये देख के लग जा रहे यार ये तो इंडिया का ब्रांड डिज़ाइन लग रहा है ना, तो हिंदी में लिखा हुआ इंडियन है, ये लगे। हिंदी बुरा नहीं होता, लेकिन ये हमारे लिए बहुत सही है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में उसको ऐसा डिज़ाइन, ऐसा पैकेजिंग, ऐसा ब्रांडिंग, ऐसा कैंपेन, है ना, ऐसी वेबसाइट चीज़ें हो कि लोगों को लगे हाँ यार ये ब्रांड है। तो इसके ऊपर हर एक एजेंसी को काम करना चाहिए। और अभी जो फ्रीलांसर भी है उसको अपना एक यूनिक, इसको ध्यान में रख के अपना एक यूएसपी तैयार करना चाहिए एजेंसी को कि हाँ मुझे इस लेवल पे काम करना है, ऐसे मैं करता हूँ। हर किसी के डिज़ाइन स्टाइल हो चीज़ों को, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा टाइम है। राइट, लाइक आपने गवर्नमेंट की बात करी। गवर्नमेंट ने अभी एक रिसेंटली एक योजना भी, अगर हम बात करें, ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हाँ, ये वही है, बेसिकली ये वही है। और अभी तो खैर इलेक्शन का टाइम चला, लेकिन इलेक्शन के बाद में देखना ये इसका बहुत जोर शोर से वो होने वाला है, प्रमोट होना, क्योंकि यार ये आज से नहीं हो रहा है। इंडिया से बहुत सारी चीजें बाहर जाती है जो कि क्वालिटी में A1 है, बिल्कुल, है ना, लेकिन हमें नहीं पता था वो, क्योंकि हमने कभी इस चीज पे कभी ध्यान नहीं दिया, जाहिर सा बात है। तो अब वो चीजें जाएगी, है ना। अब अगर उन चीजों को अगर आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना सीख गए इंडियन मार्केट में भी, तो फिर मजा है। लाइक अपॉर्चुनिटीज अब इतनी सारी हैं, आपको बस कैटर करना है। हाँ, अभी देखो ना, बोट का जो बंदा ओनर है उसने क्या बोला था अभी अवार्ड लेते टाइम में कि भाई मैं बोट का सामान इंडिया से बाहर भेज रहा हूँ, इतनी अच्छी यहाँ पे क्वालिटी है जो मैं यहाँ से बना के अब यहाँ का सामान बाहर जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉनिक में कभी इतना अच्छा थे ही नहीं। अब अगर यहाँ से वहाँ जा रहा है, इसका मतलब सोचो ग्राउंड पे किस लेवल की क्वालिटी वाला काम हो रहा होगा। और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में नहीं, हर फील्ड में है, बस कोई सामने नहीं आ रहा। और मुझे लगता है कि डिजाइनर कम्युनिटी जो है, ब्रांडिंग कम्युनिटी या एजेंसी को, सबको इसमें ना घुस के ना उस चीज़ों को ऊपर लेकर आना चाहिए। उनको लाइक इतनी सारे लोग हैं जिनको कैटर कर सकते हैं, बट आप अच्छे कैटर करने वाले लोग नहीं है, तो जल्दी से जल्दी उन तक रीच आउट करना चाहिए अगर देखा। हाँ, जाहिर सा बात है ना, तब मजा आएगा।
तभी मजा आएगा। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का भी काफी अच्छा पुश है, बिकॉज गवर्नमेंट आल्सो वांट कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा हों। हाँ, हर कंट्री यही चाहती है, इंडिया से बाहर चीज जाएगा तब तो फायदा होगा ना, जाहिर सी बात है। तो बहुत मतलब मजा आने वाला है यार। ग्राफिक डिजाइनिंग और ये ब्रांडिंग, ये जो सेक्टर है अगले 3-4 साल में इतना तगड़े लेवल पे जाने वाला है ना कि मतलब मजा आने वाला है, मतलब अलग लेवल पे जाने वाला है। मैं क्या बोलूँ, बस भाई मैं बोल ही सकता हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में जब दिखेगा ना तब मजा आएगा। लाइक आपकी पर्सनल एडवाइस जो न्यू फ्रीलांसर्स, न्यू एजेंसीज हैं कि किस तरीके से कैटर करें, क्या कर सकते हैं जल्दी से जल्दी बिल्डअप करने के लिए इस मार्केट में? यूनिक चीज आपको बनानी पड़ेगी ना, सोचना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट को मुझे इस जनता तक लेके जाना, इस ऑडियंस तक लेके जाना, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। फोटोज कैसी हो, वीडियोस कैसी हो, ग्राफिक कैसा हो, टाइपोग्राफी कैसा हो, वेबसाइट कैसे बनाएं, उसकी प्रमोशन कैसा हो, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही बिल्ड कर चलना पड़ेगा, तभी आप रीच आउट कर सकते हो। हाँ। मतलब मार्केट पूरी आपके लिए है, बस आपको जाकर ग्रैब करना है। ये पहले से ही था, लेकिन अब क्या ना, अब चीजें ना ओपन अप हो गई। हाँ, मजा आ रहा है, चीजें ना और सही लगेगा। आपके क्या नेक्स्ट 5 years के प्लान्स हैं? मेरा अभी 3-4 साल का तो यही प्लान है। मतलब अभी मैं बहुत दिन से बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने फाइनल ये जो मेरा शो है डिजिटल ब्रांडिंग वाला, मैं अभी फिलहाल इसी पे काम करूंगा तगड़ा, और इसमें मैं और बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ। तो अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा, अभी ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मजा आएगा इसका ना। ये मेरा अभी 3-4 साल का यही प्लान है, इसको मैं नेक्स्ट लेवल लेके जाऊंगा। मैं जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनको वो चीज़ें सिखा दूंगा ना जो इंडिया से बाहर के लोगों को भी नहीं आता, वो चीज़ है ना, वो चीज़ें मैं उनको सिखा दूंगा, इतने लेवल पे उसको लेके जाऊंगा। ग्लोबली कैसे मार्केट को डील करना है वो आप एक्चुअली अब अपकमिंग ईयर्स में सिखाने वाले हैं। उससे भी आगे लेके जाऊंगा मैं। डिजाइनिंग में इतना अच्छा कर दूंगा ना उसको, वो फ्री में, कोई पैसा तो चार्ज नहीं करूंगा, फ्री में, कि लगे कि यार मैंने वही वाली बात है ना, जो उन्होंने बोला था सही था कि डिजाइनिंग में कुछ ऐसे लोग आ गए जिनको नहीं होना चाहिए था, उन्होंने मार्केट की चीजें खराब कर दी, लेकिन अब किसी ना किसी को तो मार्केट में हाथ गंदा करना पड़ेगा, साफ करनी लोग। हाँ, लोकल चीजों को भी दिखा के और रियल ब्रांडिंग उनको सिखाना पड़ेगा, जो मैं सिखाना स्टार्ट कर दिया फर्स्ट एपिसोड से ही। एंड एक मिथ भी है कि मार्केट में लोग ये कहते हैं कि लोकल बिजनेसेस उतना पैसा नहीं दे सकते, फिर हम ग्रो कैसे होंगे? तो लाइक इसके देखो लोकल बिजनेस मतलब क्या? क्या लोकल बिजनेस? लाइक अगर कोई भी 4 लोकल बिजनेस के नाम बताओ आप। हमारे जो वेंडर्स हैं नॉर्मल घर के पास रहते हैं, उनसे रिलेटेड वो लोकल बिजनेस कैसे हो गए? अगर देखा जाए तो वो लोकली हम लोगों के डील कर रहे हैं। सोच ही गलत है ना, लोकल की यहाँ पे सोच ही गलत है। स्मॉल बिजनेसेस और लोकल बिजनेसेस क्या होता है, ये नहीं होता। अब मान लो कि आपका कोई क्लाइंट आया, आपके पास आया, उसने बोला कि मुझे ना कपड़े का ब्रांड में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने उससे पूछा आप कहाँ से एक्सपोर्ट करते हो, कहाँ से बनाते हो, कहाँ से बनाते हो? अगर वो इंडिया में ही सब कुछ बना रहा है ना, तो लोकल बिजनेस हुआ। राइट, हुआ ना लोकल बिजनेस। इसका मतलब अगर वो इतना लेवल पे फैक्ट्री चला रहा है तो आपको पैसे देने में कोई आनाकानी नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका बहुत सारा खर्च हो रहा है। अगर कोई बंदा कोई दूसरे देश से सामान खरीद गया, किसी थर्ड पार्टी से सामान खरीद के आपको आगे वो बेचना चाहता है, तो लोकल कैसे हुआ है ना? वो आपको कैसे पैसा देगा, ये बताओ? देगा वो पैसा? तो लोकल की तो ये तो बदनाम करने वाली चीज होगी ना, कि भाई आप लोकल बिजनेस बदनाम कर रहे हो। उधर वो कोई लोकल बिजनेस था ही नहीं। ये है, अग्री इस चीज पे है मिथ कि वो लोग इतना पे नहीं करते हैं, ये चीज है। क्योंकि वो कैसे करेंगे, उसको तो पैसा कमाना है। अगर लोकल सच में लोकल क्या होता है कि लोकली कोई चीजें अपने आसपास के सराउंडिंग को लेके कोई बिजनेस बनाई है और उसको वो कस्टमर तक लेके जाना चाहते हैं, तो उसको सब चीज, उसको यही पता है कि इसका प्रमोशन कितना जरूरी है, कितना सब पता है। लेकिन अब किसी को पैसा कमाना है, वो किसी बाजार से जाके बहुत सारा सामान उठा के ले आया है, उसको पैक करके और आगे बेचना चाहता है, तो वो क्यों आपको पैसा देगा? राइट, है ना? वो तो जितना कट कर सकता है उतना करेगा ना, जितना प्रॉफिट कमा सकता है उतना कमाएगा। तो वो कभी लोकल बिजनेस, वो तो बिचौलिए थे जो किसी और का मेहनत बेच के पैसे कमा रहे हैं। मैं तो साले उन लोगों के लिए काम ही नहीं करता। आप किन लोगों के लिए अभी रिसेंटली काम करते हैं मेनली? अब आपका वैसे फोकस डिजिटल ब्रांडिंग और इन चीजों पर ही है? कुछ और भी मेरे काम है पीछे से, जैसे किसी कंपनी को टीम देना, बाकी सारी चीजें। फिर मेरे 1-2 क्लाइंट है, फिर मेरे कोर्सेज होते हैं कुछ, है ना, और मेरे ये सीरीज जो चल रहा है उसमें बहुत सारे खर्च होते हैं, तो है मतलब 3-4 चीजें चल रही है पीछे। ओके, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों पर बात करी है, एंड ऑफ कोर्स आपके कम्युनिटी पर और भी जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, तो वो लोग आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे क्या कर सकते हैं, आप एक बार थोड़ा सा ब्रीफ? नहीं, मेरा तो नंबर भी सबके लिए अवेलेबल होता है। मैं इंस्टाग्राम पे भी तुरंत रिप्लाई करता हूँ, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह करता हूँ। मैंने ऐसे भी नंबर भी, मेरी वेबसाइट पर जाकर नंबर भी है, कभी भी कहीं से मुझे आप फॉलो कर सकते। वही मैंने बताया ना कि अगर आप किसको
सच में हेल्प करना है तो उसके लिए आप ना अवेलेबल रहोगे। ये नहीं कि मैं बकवास तो कर रहा हूँ कि भाई मैं ना ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब फोन उठा रहा है, मैं तो इसका मैनेजर बात कर रहा हूँ, तो फिर क्या फायदा? नहीं, मैंने पर्सनली भी चेक किया, मैंने मैसेज किया डायरेक्टली हम लोगों की बात भी। सो अग्री। सो जितने भी पर्सन हैं, जिन लोगों को भी सर के साथ कनेक्ट होना है, सो यू गाइस कैन गो। एंड जैसा सर ने बताया कि ब्रांडिंग, डिजिटल ब्रांडिंग, क्रिएटिव का इतना ब्राइट फ्यूचर है, तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें अपकमिंग हैं उनके चैनल पर भी, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी। सो यू गाइस कैन फॉलो एंड फॉर श्योर हम लोग दोबारा आपको इनवाइट करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि हाँ, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो, आप चाहते हो कि सर के एंड से और कुछ हम लोग क्या और चीजें पूछें, तो यू गाइस कैन कमेंट एंड फॉलो अस फॉर ऑल ऑफ। ठीक है, थैंक यू सर।